एक नन्ही चिड़िया बहुत मीठा गाती है। बड़ी सुरीली आवाज में गाती है वो। पाँव फटने लगी है और धीरे धीरे पंछियों का कलरव बढ़ता जा रहा है। आज तो कौवे की भी आवाज आ रही है। सामने पहाड़ बिल्कुल अचल खड़ा है। उसके ऊपर बर्फ से मस्ताभिषेक हुआ है। यहाँ जो धूप सुलगा दी गई थी उसकी अभी गंध है। सुबह जो चाय पी गई थी उसका स्वाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और धीमे धीमे जैसे जैसे पाव फट रही है वैसे वैसे सर्दी धीमे धीमे कम हो रही है। रात में बहुत सर्द हुई हो जाती है पर दिन में बहुत अच्छी धूप होती है पहाड़ों में। जब ये नरेशन होता है तो हम लोग साथ साथ जो हमारे आसपास घट रहा है उसमें प्रवेश करते हैं। यदि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पंछियों का गीत गूंजने लगा है, कलरव होना शुरू हो गया है, तो आप मेरे यहाँ गूंजते हुए कलरव का एक अनुमान लगाना शुरू कर दे सकते हैं कि ऐसे कलरव गूंज रहा होगा। बजाय उसके आप अपने आसपास जो कलरव गूंज रहा है या कोई भी ध्वनि आ रही है उसमें प्रवेश करिए। मैं कहता हूं कि मेरे सामने पहाड़ है जिसका बर्फ से मस्ताभिषेक हुआ है, तो आप आपके पास जो भी कुछ है उसको उसके प्रति जागरण को अवसर दीजिए। इस तरह से हम लोग साथ साथ चलते हैं, इस माध्यम से साथ चलते हैं। हम लोग कल इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि क्या कोई ऐसा जीना है जो हम मनुष्य की बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं है। बुद्धि और मन अंधेपन का लक्षण है। हम लोगों ने वो कहानी सुनी होगी जिसमें कुछ अंधे जाकर के एक हाथी के विषय में पता करते हैं। वे हाथी के पास जाते हैं, एक अंधा उसके पैर को छूता है, उसे पकड़ता है, दूसरा अंधा उसकी पूंछ को पकड़ता है, तीसरा अंधा उसके कान को पकड़ता है, चौथा अंधा उसके पेट को पकड़ता है और एक कोई और अंधा सूंड को पकड़ता है। ऐसे ही हाथी के अलग अलग अंगों को छू करके वे आते हैं और वे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
जिस अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा था वो कहता है कि हाथी केले के पेड़ जैसा होता है। जिस अंधे ने उसके कान छुए थे उसने कहा हाथी सूप जैसा होता है। जिस अंधे ने हाथी का पेट छुआ था, टटोला था, वो कहता है हाथी नगाड़े जैसा होता है। जिस अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी वो कहता है कि हाथी सांप जैसा होता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में व्याख्या है। बुद्धि जो भी व्याख्या करती है वह इसी तरह से है, पुराने अनुभव लेकर के आती है। हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, उसके बारे में जो हम व्याख्या हमारे लेकर के आते हैं, या हमारे बारे में वह जो व्याख्या लेकर के आता है वह उसके अपने संस्कारों, उसकी अपनी स्मृति, उसके अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर वह व्याख्या निर्मित होती है। किसी ने उसको सताया है तो वो हो सकता है कि मुझे देख करके सताने वाले आदमी के रूप में देखे। किसी पुरुष ने किसी स्त्री को धोखा दिया है तो वो स्त्री किसी पुरुष को देख करके ऐसा ही एक धोखेबाज की प्रतिमा बनाती है, या पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो ऐसे बना सकता है। तो हमारी सारी जो जीवन शैली है वो हमारे अतीत के अनुभवों के आधार पर संचालित होती है। वह सीधे दर्शन नहीं है, सीधे खुली आंख का दर्शन नहीं है, वे सब के सब अंधेपन की टटोलन है। अंधे जैसे चलते हैं वैसे अंधे टटोल करके चलते हैं। उनके अंदर टटोलने का एक विज्ञान विकसित हो जाता है। वे डंडा लेकर के चलेंगे तो उस डंडे के माध्यम से वो जमीन को टटोल करके चलेंगे कि कहाँ उबड़ है, कहाँ खाबड़ है। वे थोड़ी दूर से ही टटोलते हुए आसपास के व्यवधान को, बाधाओं को पता लगाते हुए, उनका आकलन करते हुए चलते हैं। तो उनके अंदर जीवन का पूरा एक विज्ञान विकसित हो जाता है। अब आप खुद देखें, एक अंधे व्यक्ति के अंदर जो चीजों के बारे में विज्ञान विकसित है, क्या वह सच है? अंधा व्यक्ति जब पूंछ पकड़ता है हाथी की तो क्या हाथी पूंछ की तरह होता है? कदापि नहीं। अंधे व्यक्ति के अंदर हाथी की जैसी प्रतिमा बनेगी वैसी ही प्रतिमा जीवन के संदर्भ में हमारे अंदर है। हमने अनुमान लगाया है ऐसा है जीवन, और वे सारे अनुमान हमारे संस्कारों के आधार पर है। वे संस्कार जो हम मनुष्यों के अंदर लाखों साल से धीमे धीमे विकसित हुए हैं, जगह पाए हैं, वे संस्कार जो एक ही समय, इसी समय पूरी मनुष्य चेतना में एक साथ काम करते हैं। गहन संस्कार, उथली उथली चीजें अलग हो सकती हैं, वे क्लाइमेट के हिसाब से अलग हो सकती हैं। यहाँ का व्यक्ति गेहुआ रंग का होता है, अफ्रीका का व्यक्ति काले रंग का होता है, इंग्लैंड का व्यक्ति गोरे रंग का होता है, चीन के व्यक्ति की नाक जो है वो चपटी होती है, हिंदुस्तान के व्यक्ति थोड़ा अलग ढंग के रंग के होते हैं। तो ये ऊपर ऊपर के भेद हैं। लेकिन चाहे चीन का व्यक्ति हो, चाहे अफ्रीका का व्यक्ति हो, वह वैसे ही मैं से संचालित होता है, वह वैसे ही बुद्धि से संचालित होता है। बुद्धि यानी अंधापन, अनुमान, टटोलना, आकलन, निष्कर्ष, जैसे कि हम लोग संचालित होते हैं। हमारे संचालन में, हमारे जीवन में, उसके जीवन में कोई फर्क बुनियादी रूप से नहीं है। भाषा का फर्क हो सकता है, थोड़ी सी संस्कृति का फर्क हो सकता है, सिखावन के ऊपर ऊपर भोजन का, कपड़े का, रहन सहन का फर्क हो सकता है, पर गहरे में अंदर वही मनुष्य चेतना है जो बुद्धि के द्वारा संचालित कर रही है जीवन को। तो जब हम सवाल ये उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो मनुष्य की बुद्धि से मुक्त है,
तो क्या यहां पर इस अन्वेषण में वह सारे निष्कर्ष, वे सारी चीजें जो अंधेपन की हैं, वे काम करेंगे? मान लीजिए एक अंधे के आंख में कुछ ऐसी बीमारी थी जो कि थोड़े से ऑपरेशन से ठीक हो गई। अब उसके अंदर जो पिछला सारा अनुभव था कि व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है या व्यक्तियों का रंग कैसा होता है या व्यक्तियों की चाल कैसी होती है, व्यक्तियों के हाव भाव कैसे होते हैं, वे सारे जो आकलन के रूप में अनुभव थे, वे अनुभव क्या काम आएंगे जब आंख आ गई, जब आंख खुल गई? अनिवार्य रूप से नहीं आएंगे। अंधे व्यक्ति को रंग का जो अनुमान होता है वह आंख वाले व्यक्ति की रंग की स्पष्ट प्रतिभिज्ञा से बुनियादी रूप से अलग होता है। अंधे व्यक्ति में तो काला और सफेद रंग भी नहीं होता, काला और सफेद रंग भी आंख वाले व्यक्ति के दर्शन है, उसके अंदर रंग की कोई प्रतिभिज्ञा ही नहीं हो सकती है। जब आंख आती है तो कुछ और होता है, कुछ और ढंग से दिखाई पड़ता है। तो दोनों में कोई मेल नहीं। अगर हम इस प्रश्न की जांच पड़ताल बुद्धि के आधार पर कर रहे हैं, बुद्धि के आधार पर किए हैं, तो हमारी सारी जांच पड़ताल अंधे व्यक्ति की है। लेकिन हमने इस तथ्य को समझा कि नहीं, अंधे व्यक्ति की जांच पड़ताल नहीं हो सकती है, ऑपरेशन होने दे, जो कैटरेक्ट है उसका ऑपरेशन होने दे इस असंभव प्रश्न के माध्यम से। हमारी सारी की सारी समझ सीज हो गई संबंध के संदर्भ में कि मेरा और दूसरे व्यक्ति से, इस फूल से, पहाड़ से, इस पंछी से जो अभी बाहर गीत गा रहा है, इससे जो संबंध है वो बुद्धि के द्वारा तय किए जाने के कारण वह झूठा है। और जीवन जो मैंने योजना बनाई हुई है बुद्धि के आधार पर, वह जीवन झूठा है। बुद्धि की थोड़ी जगह है, लेकिन अभी हम उस जगह को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी हम निपट रूप से असल जीवन और असल संबंध का अन्वेषण कर रहे हैं, उसको जमीन पर ला रहे हैं, उसको धरातल पर ला रहे हैं कि पहले वो जीवन हमारे अंदर घटना शुरू हो जाए, यानी पहले वह जीवन धरातल पर आ जाए, इसके बाद जरूरत होगी तो आगे देखा जाएगा कि हमको कैसे खाना बनाना, कैसे साइकिल चलाना, कैसे कार चलाना, उसके लिए बुद्धि की जो जरूरत होगी वो तय करेगा असल जीवन जब आ जाएगा। आंखें आ जाएंगी तो वो तय करेंगी कि रास्ते पर कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है। अभी जो टटोलने वाली विधि है, उस टटोलने वाली विधि और उस लाठी को लेकर के आंख वाले जगत में जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इतनी बात समझ में आ गई, इधर इस चीज का जीवन सीज हुआ असंभव प्रश्न के साथ, उधर वहां नैसर्गिक जागरण शुरू हुआ। अगर हम अपने अंदर बिल्कुल मोहभंग से गुजर जाते हैं, अंधेपन के मोहभंग से, यानी बुद्धि के मोहभंग से, बुद्धि के द्वारा चलाए गए जीवन के मोहभंग से गुजर जाते हैं, नैसर्गिक जागरण तत्क्षण जगह ले लेता है। नैसर्गिक जागरण आंख की शुरुआत है और यह असंभव प्रश्न, ये ऑपरेशन है। आप कुछ नहीं कर सकते, बुद्धि की संरचना कुछ नहीं कर सकती। अब जो करेगा नैसर्गिक जागरण करेगा, ऑर्गेनिक अवेयरनेस करेगी। हमारा कोई भी उसमें अब हस्तक्षेप नहीं रहा। ऐसा मेरे अवलोकन में आया है इस प्रश्न के साथ साथ रहते हुए कि नैसर्गिक जागरण इस प्रश्न के उठाने के साथ ही जगह पाता है और उस नैसर्गिक जागरण में पुरानी सारी चीजें जितनी हैं वो बिल्कुल गल करके गिर जाती। पहले कल के दिन के अवलोकन में यह पाया गया कि पूरा का पूरा जीवन सिर्फ मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहा है और उस मनुष्य बुद्धि में मैं नाम की एक संस्था काम करती है, उसके द्वारा यह संचालित हो रहा है।
फिर रात में जब आप लोगों के साथ संवाद करते हुए यह प्रश्न आया कि वह जीवन क्या है जो मनुष्य बुद्धि की संचालना से मुक्त है, इस प्रश्न को पूरा आदर दिया गया, इस प्रश्न की महिमा, इस प्रश्न के अनुशासन को पूरी तरीके से जगह दी गई। पाया गया कि यह पूरा मनुष्य चित्त गिर गया। हाँ, उसके पार जो है वो मुझे नहीं पता, उसके पार क्या है मुझे कुछ नहीं पता। बस लक्षण के रूप में ऐसा पाया जा रहा है कि होश है, उठने में होश है, बैठने में होश है, चलने में होश है, होश में ही जीवन बह रहा है, होश में नींद में गया, होश में उठ के आया, होश में सुबह स्नान किया, नित्य क्रिया की, होश में चाय पी है, होश में यहां अपने को बैठा हुआ, अपने को मतलब जीवन को बैठा हुआ पाया जा रहा है। मेरी कहीं कोई भूमिका नहीं है। जो भी कुछ घट रहा है वह जागरण में घट रहा है, और वह जागरण मेरे द्वारा संचालित नहीं है, मेरी तो कहीं भूमिका ही नहीं है। ऐसा अवलोकन मेरे नहीं, ऐसा अवलोकन में आ रहा है। अब आप सब लोग अपना अवलोकन साझा करना चाहें। अमित भाई। नमस्ते। नमस्ते अमित। सर, रात का तो अवलोकन कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि रात को सो गए थे। खैर, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। और मन और बुद्धि कार्य कर रहे या कोई और चीज कार्य कर रही है, वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया, फिर मैं एक्सरसाइज के लिए गया, साइकिलिंग के लिए। और वो मुझे पता नहीं, वो मैं सोचा था, सोच के नहीं गया शायद। बस मेरा कोई प्लान भी नहीं था, और एक सेकंड पहले ही पता नहीं कुछ ऐसा हुआ और चला गया। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बहुत सोचना पड़ रहा कुछ चीजों में, कुछ या कोई संकल्प लेना पड़ रहा। तो मुझे लगता है जब आदमी की चीजें सहज होती है, ये ज्ञान की बात नहीं है, बात तो मुझे कुछ कहनी पड़ेगी। अगर कुछ सहज हो रहा, तो फिर अगर कुछ सहज हो रहा तो फिर वो मन बुद्धि की पकड़ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा क्या, शायद बहुत दूर हो। कुछ चीज अगर अगर वो सहज है, उसमें मतलब कहीं कोई एफर्ट नहीं है, तो कुछ इस तरह का जीवन में अगर होने लगे, तो वो शायद उस तरह का संकेत हो सकता है कि हाँ, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये जो पर्सन हमने कर लिया था, ये अपना असर दिखाएगा। अगर आपके जीवन में, अगर मेरे जीवन में सहजता बढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सहजता का मामला था सुबह। तो क्योंकि तो क्या मैंने हम ये सोच कह था। सकते हैं अमित भाई, थोड़ा सा एक उदाहरण से, कि उस हाँ जी। सूरज से हम सब लोग ऊर्जा पाते हैं। कहते हैं कि हाँ चांद जी। तक उसी सूरज से रोशनी पाता है। हाँ उस जी। हाँ जी। सूरज से शरीर ऊर्जा पा रहा है, हमें पता नहीं। हाँ जी। सांस आ जा रही है, हमें पता नहीं। अपने आप यह सांस जो है जीवन को पोषण दे रही है। खून बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, मांस मज्जा बन रहे हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, जो मृत हो रही हैं, वो कोशिकाएं शरीर से बाहर हो रही हैं। यह चीज हमारी बुद्धि के संज्ञान में नहीं है। तो क्या इस प्रश्न के उठाने के बाद जो बुद्धि के संज्ञान में आने वाली चीजें हैं, संबंध और जीवन, वो जो बनावटी ढंग है, वो बनावटी ढंग विसर्जित होता है, और जो सहज ऑर्गेनिक जीवन प्रवाह है वह वहां पाया जाता है, जो हमारे जानने से मुक्त है। अगर मैं
इस बात के लिए बुद्धि मेरी यह जानने में घुस जाए कि खून कैसे बह रहा है, खून कैसे चल रहा है, तो ये सिर्फ इसका अनुमान लगाएगी, हाँ जी। ये सिर्फ इसके बारे में एक निष्कर्ष निकालेगी। बुद्धि खून में नहीं घुस सकती है, या घुस सकती है? बुद्धि सांस नहीं। में नहीं घुस सकती है। बुद्धि जो उस ऊर्जा का सीधे प्रवेश हो रहा है शरीर में, उसमें नहीं घुस सकती है। वह उसके बारे में एक निष्कर्ष निकालती है, एक आकलन करती है, एक अनुमान लगाती है, एक धारणा बनाती है, ख्याल बनाती है। असल में वो ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्या यह बात स्पष्ट है? जो असल हाँ जी। ऊर्जा घुस रही है शरीर में, उसमें उस ऊर्जा में वो प्रवेश नहीं कर सकती है। वो उसके बारे में एक धारणा बनाती है कि हाँ, ऐसा अनुमान लगाती है कि ऐसी एक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने संबंधों के बारे में अनुमान लगाया है कि आप फला हो, मैं फला हूं, और इन दोनों लोगों के बीच में एक संबंध घट रहा है। अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है, मित्रता का संबंध है, शत्रुता का संबंध है। हम लोगों के जीवन में जीवन के रूप में एक भविष्य चल रहा है, एक योजना चल रही है, एक आकलन अनुमान चल रहा है। तो आकलन और अनुमान का चलना, छवियों का चलना, शब्दों का चलना, यह संकेत करता है कि जीवन असल में नहीं बह रहा है, जीवन असल जगह पे नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे खून बह रहा है और खून के बहने की जगह पर मैं खून के बहने का आकलन और अनुमान लगाना शुरू कर दूं, शरीर तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। नहीं, अगर मैं सांस चल रही है, इसको बुद्धि में सोचने लगूं, कि बुद्धि में चलाने लगूं कि हाँ सांस चल रही है, सांस चल रही है, अंदर गई बाहर आई, यह चल रहा है। मैं अपने अंदर जो छाती में हृदय धड़क रहा है उसका एक ख्याल बना लूं, बनाया जा सकता है, ऐसे ऐसे हृदय धड़क रहा है, बुद्धि में उसका अनुमान लग गया। अगर वह हृदय मेरी बुद्धि में धड़कना शुरू हो जाए, शरीर कोलैप्स हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। ये तो प्रकृति ने हमारे हमारे हाथ में दिया ही नहीं है यह चीज, कि हमारी बुद्धि में जाकर के हृदय धड़कने की बात घटे। अब अगर बुद्धि में हृदय तक नहीं धड़क सकता है, बुद्धि में खून तक नहीं बह सकता है, जो कि बड़ी ही स्थूल प्रक्रिया है शरीर की, तो जो असल जीवन है, जो असल संबंध है, अगर वह बुद्धि में धड़क रहा है, तो इसका मतलब है कि वो झूठा है। क्या हम अपने सारे संबंध देख रहे हैं? समाज, राष्ट्र, संस्थाएं, ये सब हमारे बुद्धि में चल रही हैं, और बुद्धि में चलने के कारण वे असल नहीं है। हमारा जीवन बुद्धि में बह रहा है, हमारे संबंध बुद्धि में बह रहे हैं, मन में बह रहे हैं, और यह प्रश्न सिर्फ उस मन में बहने वाले, बुद्धि में बहने वाले संबंधों के ढंग को पोंछ देता है, उनको ब्लॉक करता है इमीडिएटली जब ब्लॉक हुआ, तो फिर असल संबंध क्या है मेरा उस पहाड़ से? मेरा का मतलब इस यहां से जीवन का उस जीवन से क्या संबंध है, यहां से जीवन का किसी व्यक्ति से क्या संबंध है, यहां से जीवन का इस फूल से, बादल से, वृक्ष से, धरती से, आकाश से क्या संबंध है। फिर वो इस तरह से चलना शुरू, इस तरह से चलने का अवसर पाएगा जैसे चुपचाप खून बह रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, बुद्धि को पता नहीं चल रहा है। संबंध बह रहा है। पूरी मनुष्य जात, मनुष्य से ही क्यों, हर मनुष्य के रूप में जो जीवन है, प्रकृति के रूप में जो जीवन है, सब में संबंध बहता हुआ पाया जाएगा, पर बुद्धि को पता नहीं चलेगा। क्या मैं असंगत बात तो नहीं कह रहा हूं? नहीं सर। तो सर एक चीज मुझे, प्लीज। एक एक चीज पूछनी है जी। कि बुद्धि को कुछ चीजें तो पता हो सकती है, जैसे आपके आसपास कोई आदमी बैठा और वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा जो, जिसकी एनर्जी मतलब डिस्टर्बिंग है, मतलब बेचैन है वो, तो वो चीज पकड़ में अगर आ रही, वो चीज उस तरह की ऊर्जा, तो वो भी बुद्धि का खेल है या वो वास्तविक कुछ चीज की हो सकती है? वो साथ में इसका पता लगाते हैं।
उसकी एक ऊर्जा से हमारे अंदर अगर विचलन पैदा हो रहा है तो इसका मतलब हम भी बड़े उथले तल पर जी रहे हैं। वह व्यक्ति सिर्फ बुद्धि नहीं है। अगर हम सिर्फ बुद्धि में चल रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा के उथले तल पर चल रहे हैं, तो फिर हमें वह चीजें प्रभावित करेंगी। पर हमारे जीवन में जीवन के गहनतम तल उघड़े हुए हैं, तो उस व्यक्ति का भी जीवन का गहनतम तल उघड़ जाएगा। जिस तल पर हमारे जीवन भीतर जीवन उघड़ा होगा, बुद्धि के पार, मन के पार, वह व्यक्ति भी बुद्धि और मन के पार है। उस तल पर अगर जीवन का, जिस तल पर आप जी रहे होंगे, उस तल पर चीजें प्रभावित करेंगी आपको। शरीर के तल पर आप जी रहे हैं तो शरीर प्रभावित करेगा। अगर आप बुद्धि के तल पर जी रहे हैं तो बुद्धि की ऊर्जाएं प्रभावित करेंगी। और आप अगर गहरे तल पर जी रहे हैं, जहां बुद्धि के पार है, जहां यांत्रिकता बनावटीपन के पार का जीवन है, तो वहां कैसे उथले तल प्रभावित करेंगे? आपको क्या शरीर के तल पर थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी होती है तो पता ही नहीं चलता, जब डिग्री बढ़ती है तब पता चलता है। ठीक ऐसे तो हमारा यह जो असंभव प्रश्न कल शाम को उठा था, इस प्रश्न ने नया कुछ भी यह नहीं लाया है, बाहर से कुछ भी नहीं लाया है। जो यांत्रिकता थी, जो बनावटीपन था बुद्धि के रूप में, उसको इसने ब्लॉक कर दिया है। और इस ब्लॉक करने में पहली ही चीज हमारे हाथ आई, ऑर्गेनिक अवेयरनेस, नैसर्गिक जागरण। जैसे ही विचारों में बहती हुई ऊर्जा रुकी, जैसे ही अंधेपन के ढंग में बहती हुई ऊर्जा थमी, वैसे ही आंख का जन्म हो गया। आंख के जन्म का लक्षण है नैसर्गिक जागरण। एक और महत्वपूर्ण बात है अमित भाई, कि आंख के जन्म लेते ही, आंख के पाए जाते ही, क्या अंधे के 99% 99.9999% जो समझ है अंधेपन की, वो तत्क्षण विसर्जित नहीं हो जाती? हाँ, हो जाएगी ना। अंधा जो है वो जितना अपने अंदर ख्याल बनाया है वो तत्क्षण विसर्जित हो गया जैसे ही आंख आई। नैसर्गिक जागरण आते ही क्या यह पूरा जगत जो हमारे भीतर चल रहा है लुप्त नहीं हो गया? हाँ, वो जो उसने जानकारी इकट्ठी कर रखी तरंगों की, ऊर्जाओं की, और वो जो ऊपर प्रतिपल की चीजों की, वो 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 दिमाग ने उसी तरह का वो बना रखा, वो उसी स्तर पर काम कर रहा। तो वो फिर अगर वो मिट गया तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं। समाज लुप्त हो गया ना। देखिए, अगर सच में इस प्रश्न पे काम हुआ, समाज लुप्त हो गया, संस्थाएं लुप्त हो गई, परिवार संस्था, विवाह संस्था, जाति संस्था, धर्म संस्था, राष्ट्र संस्था लुप्त हो गई। ये सब अंधे के ढंग थे। दीनता दरिद्रता को ढकने के लिए, जो दीनता दरिद्रता का ढंग था उसको ढकने के लिए रुपए को इकट्ठा करना, और रुपया और रुपया, और बड़ा पद और बड़ा पद, ये सब अंधे के ढंग थे। और नाम और बड़ा नाम, ये सब अंधे के ढंग थे। जैसे ही नैसर्गिक जागरण ने जगह लेना शुरू किया, जैसे ही वह ऑर्गेनिक जीवन अवसर पाना शुरू किया, क्या ये सारी चीजें अपने आप गिरनी शुरू नहीं हो गई? क्या आप फिर नैसर्गिक जागरण अगर जगह लेना शुरू किया, अपने आप क्या मोह गिरना शुरू नहीं हो गया? मोह दो छवियों के बीच में होता है कि यह व्यक्ति, यह स्त्री या यह पुरुष मेरे काम आएगा, भविष्य में इसके साथ मेरा अकेलापन दूर रहेगा।
यह व्यक्ति इस काम में आएगा, इस काम में मेरा सहयोग करेगा। वो जो सारी योजनाएं अंधे ने बना रखी थी, वो अंधे ने जो बागुड़ लगा रखी थी, जिसको वो पकड़ करके चलता था, जिसके सहारे चलता था, वो छड़ी जिसके सहारे चलता था, वो एक सिर उठा करके टटोल टटोल के जो चलने की विधा थी, वह आंख आते ही विसर्जित हो गई ना। हाँ जी। नैसर्गिक जागरण के जगह लेते ही वो पूरी संस्थाएं जो अंधों ने बनाई थी, जो अंधेपन ने बनाई थी, सब गिर गई, इमीडिएटली कट। या हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़ा और कहीं यह जो इमीडिएट कट है ये कंटिन्यूअस बना रहे, ये अंधेपन का ढंग है। कंटिन्यूटी ये अंधेपन का ढंग है। इमीडिएटली नैसर्गिक जागरण का आना और इन सारी चीजों का विसर्जित होना, ये आंख वाले का ढंग है। क्या कोई अब आंख छीन सकता है? थैंक यू अमित भाई। थैंक यू सर। हाँ विक्रम, सुप्रभात। जी नमस्ते। अभी तक जी जी आवाज आ रही है? अच्छी तरह। हाँ, तो अभी तक जो मैं देख पाया हूँ, मैं को डर रहा हूँ, अभी तक जो मैं देख पाया हूँ कि किस तरीके से हमारा मन और बुद्धि हमारे पूरे जीवन को ही निर्धारित कर देती है, और इसमें पूरा ऊर्जा ही हमारे जीवन की इसी में चली जाती है। जी। जब ये हो गई। और अभी जो आपने मतलब बोला कि उसके बाद ये ऑर्गेनिक अवेयरनेस मतलब नैसर्गिक जागरण होती है, मुझे इस पे प्रश्न है, क्योंकि मैं कैसे ये समझूं कि उसके बाद यही होती है, ये कैसे निर्धारित हो, क्योंकि ये मेरे अवलोकन में नहीं आया। जब हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी हम आप साथ साथ सवाल उठाते हैं कि क्या कोई जीवन ऐसा है जो मनुष्य बुद्धि से संचालित नहीं है, और इस चीज का अन्वेषण कहीं बाहर तो हम करेंगे नहीं, अपने अंदर ही इसका अन्वेषण हम कर रहे हैं। जो जिस जीवन के रूप में हम घट रहे हैं, जो हम जीवन है, वहीं पर इसका अन्वेषण होना है। क्या इतनी बात स्पष्ट है, या हम कहीं और अन्वेषण करेंगे इस चीज का, ऐसे जीवन का? नहीं नहीं नहीं, जहां पर हमारा बुद्धि के द्वारा संचालित जीवन है, ठीक वहीं पर हम इसका अन्वेषण करेंगे, करने जा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं है। यह सवाल उठाने पर आपके भीतर क्या हो रहा है? पहले गौर से देखिए, इसके बाद फिर नरेट करिए, फिर वर्णन करिएगा। वर्णन के लिए बुद्धि आप बाद में ले आ दीजिएगा, पर पहले अवलोकन को घटने दीजिए कि इस प्रश्न से क्या अवलोकन घट रहा है। आपने बुद्धि को एक तरफ सरका दिया कि बुद्धि की गति से बिना क्या कोई जीवन ऐसा है, और इसके अन्वेषण तक के लिए आप बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि का आप उपयोग करेंगे आप तो जो निष्कर्ष आएगा वो बुद्धि का निष्कर्ष होगा। आप ऐसे अन्वेषण को जगह दे रहे हैं जो बुद्धि से मुक्त है। जी।
अभी जैसे ही मतलब ये प्रश्न आया दिमाग में कि सबसे पहले यही कि कंक्लूजन पे ही कि नहीं, ऐसा ही आ जाता है। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले कंक्लूजन पे ही आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बुद्धि का निष्कर्ष है, हाँ, बुद्धि का ही निष्कर्ष है। और प्रश्न ने इसको खारिज कर दिया। हाँ, खारिज कर दिया कि आप इसमें आगे आप बढ़ो ही नहीं, क्योंकि नहीं ऐसा कुछ होता है। ये बुद्धि का निष्कर्ष था, पर जब आपने इस बुद्धि के निष्कर्ष को खारिज कर दिया, क्योंकि हाँ, प्रश्न का अनुशासन कह रहा है कि बुद्धि की गति उसमें नहीं है, नहीं है, जी जी जी, हाँ जी। फिर फिर भी ये चीज बुद्धि पर ही आ जाती है, मतलब जैसे अभी आ रही कि फिर इस पे सोचेंगे, ये सोचना भी तो फिर बुद्धि से ही होगी। बिल्कुल। अब प्रश्न कह रहा है कि सोचेंगे नहीं, अभी इसी जगह पर ऐसे जीवन का अन्वेषण होना है जो बुद्धि से मुक्त है। जो कि अभी वर्तमान में होना जी। तो बुद्धि बार बार आ रही है वहां पे, पर प्रश्न जो है उसको प्रश्न, कॉन्फ्लिक्ट, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होने दीजिए। बुद्धि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, पर प्रश्न जो है अन्वेषण कर रहा है कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो बुद्धि की संरचना से मुक्त है। बार बार बुद्धि आ रही, पर हाँ, प्रश्न उसको छील दे रहा है। प्रश्न को हटाना चाह रहा है। प्रश्न उसको हटा दे रहा है कि नहीं भाई, यू आर नॉट अलाउड हियर। एब्सोल्युटली, हाँ, यस यस। ये जब ये सारी चीज जो हो रही है, जी, प्रश्न पूछने के बाद मन का आना और प्रश्न के द्वारा मन को उसको हटा देना। हाँ, गौर से देखो, क्या वहां पर बिना तुम्हारे किए कोई एक अवेयरनेस जैसी चीज जगह लेने लगी इस पूरी प्रक्रिया में? बुद्धि आ रही है, पर क्वेश्चन जो है उसको, ये जो फिर से जो बाउंस बैक आती है कि नहीं, ये प्रश्न जो फिर से आती है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी फिर हो जाता है। हाँ, ये प्रश्न फिर आ जाता है कि नहीं, ये प्रश्न जब हटाया जाता है तो फिर से बाउंस बैक आती है कि नहीं, इस पे फिर आना है। तो बाउंस तो नहीं, बाउंस तो बुद्धि कर रही है, प्रश्न तो स्थापित हो गया। हाँ, प्रश्न स्थापित है, जब प्रश्न को मतलब बुद्धि हटाने की कोशिश करती है तो फिर ये आ जाता है, नहीं इस प्रश्न पे। जो है अटल है, हाँ 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 प्रश्न जो है चट्टान की तरह वहां अटल है, बुद्धि आकर के उसको हटाना चाह रही है। हाँ, बुद्धिमान जी। पर प्रश्न जो है हिलता नहीं, वो नहीं, कहता है यू आर नॉट अलाउड। यस यस। तो अब आप वहां देखें, क्या वहां पर कोई अपने से एक कोई जागरण जैसी स्थिति नहीं होगी? साइलेंस एंड अवेयरनेस। ये जो इस ये जो स्थिरता है यहाँ का प्रश्न का, क्या ये स्थिरता भी आ रही है, स्थिरता के साथ एक सेंस ऑफ अवेयरनेस। मतलब ये जो ये स्थिरता जो, इज दिस ए सेंस ऑफ अवेयरनेस? स्थिरता उसका एक ढंग है अवेयरनेस का।
साइलेंस जो है वो एक ढंग है अवेयरनेस का, पर जो वो अवेयरनेस है, जिस अवेयरनेस पे क्वेश्चन स्थापित हो गया, गौर से देखो कि जब बुद्धि आ रही है और छिटक जा रही है, बुद्धि की लहर आ रही है, आपके पीछे एक चट्टान है और उस चट्टान में लहरें जो आकर के टकरा रही हैं, पर चट्टान को हिला नहीं पा रही, हिला चली जा रही है। बुद्धि जो है लहर की तरह आती है, पुरानी संस्कार, और चट्टान जो है अस्थिर बनी रहती है, सॉरी स्थिर बनी रहती है, अडोल बनी रहती है। देखिए अंदर जो क्वेश्चन है कि क्या कोई, कि वह जीवन क्या है जो बुद्धि की संरचना से, बुद्धि के निर्देश से मुक्त है। ये क्वेश्चन है, ये स्थापित है चट्टान की तरह, और बुद्धि की लहरें उस पर आ रही हैं कि हाँ ऐसा जीवन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह तो असंगत प्रश्न है। हाँ, ये सब बुद्धि कह रही है, पर क्वेश्चन जो है वहां बना हुआ है कि नहीं, बुद्धि से अन्वेषण नहीं, और बुद्धि के वक्तव्य स्वीकार नहीं है। तो अभी जैसे प्रश्न पूरा स्थिर रहता है तो फिर सब कुछ शांत हो जाता है, फिर ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है ना। और वहां कोई अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या? अवेयरनेस मतलब क्या? मैं अगर आपसे पूछूं जी, कि आपके टी शर्ट पर पड़ी धारी है या सीधी धारी है, आपके अंदर सोच विचार से जवाब आएगा या आपको इसका अवलोकन करना होगा? अवलोकन करना होगा। और अवलोकन करने के लिए जहां पर अभी आप पहने हुए हैं वो टी शर्ट, जी जी, वहां पर आंख थी, आप अपनी बाह भी देख रहे होंगे, लेकिन इसके अवलोकन के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि पड़ी धारी है, मतलब कैसी उसकी संरचना है, वहां पर क्या आया? वहां पे तो मैंने देखा। देखना आया ना। हाँ और उस देखने का मतलब, देख तो आप पहले भी रहे थे, दिख तो पहले भी रहा था, हाँ, दिख तो क्या पहले भी। आया? दिख पहले भी रहा था, क्या आया जिससे यह पता चला, यह स्पष्टता पता चली, वह क्या आया? ये तो नहीं पता। उसी को होश कह रहे हैं, उसी को अवेयरनेस कह रहे हैं। पहले बेहोशी में वो दिखना घट रहा था, मन कहीं और था, और जब यह पूछा गया तो अवलोकन जो है वहां उपस्थित हो गया, अवेयरनेस वहां पर आ गई। जो तो ये, जी जी बताइए, जी जी जी। जो अवेयरनेस सोच विचार में बिखरी हुई थी, वह अवेयरनेस उपस्थित हो गई अभी। और यही आंखों पर क्या घट रहा है, तो पाया गया कि पड़ी धारी है, टी शर्ट पर पड़ी धारी है, खड़ी धारी नहीं। पर इसका निष्कर्ष निकालने से पहले अवलोकन आया। आंखें देख रही थी, दिखना घट रहा था, लेकिन फिर भी दिखना नहीं घट रहा था। तो वह जो दिखना घटा, सच में ही दिखना घटा, वो अवेयरनेस है। तो क्या ये अब अवलोकन मतलब देखना हुआ? अवलोकन का मतलब ये देखना होता है, और यह अवलोकन जो पहले देखा जा रहा था उससे अलग है, क्योंकि पहले जो है बेहोशी में देखा जा रहा था। दिख तो पहले भी रहा था टी शर्ट, पर होश में नहीं दिख रहा था। अब अवलोकन का मतलब है देखना, और अवलोकन में अंतर यह है कि देखना जो है बेहोशी में हो सकता है, दिख रहा है पर पता कुछ भी नहीं है, और अवलोकन का मतलब होश के साथ दिखना, बस। तो ये कैसे, मतलब
डिटरमाइंड होगा कि मैं भी होश के साथ देख रहा हूँ। ये तो हो सकता है मैं बेहोशी में भी देख रहा हूँ। बेहोशी में आप देख रहे होंगे तो आपको अभी और यहीं की प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। विचार में वो अगर आप देख रहे हैं तो वो विचार में होगा, पर ये टी शर्ट की पड़ीधारी क्या विचार में है? नहीं, ये बस ये तो यथार्थ है, ये दिख ये रहा है। यथार्थ है। तो निपट अभी और यहीं के यथार्थ का दर्शन जो है वो होश में होगा। Got it. मानो मत मेरी बात, इसको अभी और यहीं सत्यापित करते चलो। अगर मैं सोच रहा हूं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कल शाम को क्या खाया था, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, याददाश्त में जाना पड़ेगा। पर जी। मैं अगर अभी पूछूं कि आपके टी शर्ट की जो धारी है और आपने सुबह ऐसे ही पहन लिया है, आपको यांत्रिक रूप से पहन लिया, याद नहीं है, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए स्मृति में जाना नहीं पड़ेगा। या मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका हाथ कहां पर है, दाहिना हाथ, तो आपके अंदर एक अवलोकन गुजरेगा। हाथ पहले भी वही है, पर पहले अवलोकन गुजरेगा, फिर इसके बाद आपका आपके उस अवलोकन से नरेशन आएगा कि मेरा हाथ दाहिनी तरफ मेरे जांघ पर है या कुर्सी पर है। जो भी अवलोकन में आएगा वो फिर नरेट होगा। तो वह जो अवलोकन में आना है वह जागरण है। पहले भी वहां हाथ था पर पता नहीं था, अब जो है पता होकर के हाथ वहां पर है, और उस पता का फिर नरेशन हुआ। तो यह जो पता चलना हुआ होश में, ये अवलोकन है। और ये अवलोकन का प्रारंभ प्रश्न से ही हुआ। अवलोकन का प्रारंभ आप खुद देखिए, जब सवाल उठा तब प्रश्न से हुआ ना। जब आपने प्रश्न उठाया तब उस अवलोकन को जगह मिली ना। अब उससे पहले वैसे था जैसे सब चल रहा था, जैसे सब चल रहा था यांत्रिक रूप से। अब जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आपके कान पर सबसे पहली घटना क्या हो रही है? सुनना घट रहा है। सुनना घट रहा है। सुनने की घटना में पहले क्या हो रहा है? पहली चीज क्या हो रही है? क्या सुनाई पड़ रहा है? सुनने की घटना में सबसे पहले क्या, पहली प्रथम चरण क्या है? ध्वनि मतलब सुनाई देता है। ध्वनि। एक लिखे भी उसके है। बाद संजना ने लिखा ध्वनि सुनाई पड़ रही है, पहली घटना। अगर हिंदी भाषा में बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर हिंदी भाषा प्रोग्राम है। पर मैं अगर तमिल भाषा में बोलूं तो आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी, क्योंकि आपके अंदर भाषा प्रोग्राम नहीं है। पर ध्वनि तो चाहे तमिल भाषा में बोलूं चाहे हिंदी भाषा बोलूं, आपके कान पर तो पहली जो चीज टकराएगी वो चीज ध्वनि होगी ना। जी दुनिया जी। का कोई भी व्यक्ति बैठेगा, उसके कान पे ध्वनि पहले पड़ रही है, फिर अगर उसके अंदर कोई भाषा इंस्टॉल्ड है तो भाषा डिकोड करती है उस आवाज को। वो प्रोग्रामिंग जो है वो डिकोड करती है उस आवाज को कि ये क्या कहा जा रहा है। पर अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं है तो सिर्फ आवाज पड़ती है। तो अब मैं कह रहा हूं कि क्या आप मुझे भाषा के साथ साथ ध्वनि भी सुन सकते हैं? भाषा जो है वो बुद्धि की प्रक्रिया है, भाषा के साथ एक छवि भी बना हुआ है। भाषा के साथ एक छवि भी बना हुआ है, लेकिन वो छवि बनना और भाषा ये बुद्धि की प्रक्रिया है। पर उससे पहले जो असल घटना घट रही है, जिसके बिना भाषा और छवि दोनों जगह नहीं ले सकती है, वो क्या है? ध्वनि का आना। अगर मेरी आवाज ही नहीं जाएगी, ये आवाज ऑर्गेनिक है, ये प्राकृतिक आवाज है, ये जाकर के डिकोड होती है बुद्धि में। पर पहली घटना जो है वो आवाज है, वो प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है। कान पर टकराना ईयर ड्रम से और मेरे कंठ से निकलना, ये ऑर्गेनिक रूप से घट रहा है है ना। तो आप अभी तक तो सुनते चले आए थे, लेकिन आपने कभी अभी तक ध्वनि नहीं सुनी थी। तो जब मैं आपसे कहता हूं
कि क्या ध्वनि के साथ आप मुझे सुन सकते हैं? ध्वनि सुनाई पड़ रही थी पहले भी, लेकिन वहां होश नहीं था। तो जैसे ही मैंने कहा क्या आप मुझे ध्वनि के साथ सुन सकते हैं, ध्वनि के साथ सुनना घटित होने लगा। पकड़ पा रहे हो बात? ये ऑटोमेटिक हो गया। जी जी, हो गया ना? तो वहां पर होश जो है फैल गया। वही यही होश हुआ। यही होश है। और होश कोई जटिल चीज नहीं है। जो चीज बेहोशी में चल रही थी, जो चीज यांत्रिक रूप में चल रही थी, वो होश में आ गई। कान पर पहले भी आवाज पड़ रही थी, लेकिन वो आवाज जो है बेहोशी में तुरंत चली जाती थी माइंड में और डिकोड हो जाती थी। अब जो है, जो असल चीज है, जो वास्तविक चीज है, वह भी फैल गई, उस पर भी होश फैल गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बेहोशी को देखना ही होश है। एग्जैक्टली, बेहोशी को देखना ही होश है। बेहोशी का पता चलना ही होश है। पकड़ लो इस बात को। इस बात को अपने कपड़े में गांठ बांध करके रख लो कि बेहोशी को देखना ही होश है। जैसे ही पता चले, जहां जहां बेहोशी है, वहां वहां बेहोशी का पता चलना होश है। बिल्कुल सही बात पकड़ ली तुमने। तो जब आप असंभव प्रश्न उठाते हैं, असंभव प्रश्न का मतलब कि वे प्रश्न जिनका उत्तर बुद्धि नहीं दे सकती है। अब बुद्धि इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगी कि वह जीना क्या है जो बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त है? क्योंकि बुद्धि अपनी उपस्थिति के बिना कोई सॉल्व नहीं कर सकती है। और आप पूछ रहे हैं कि बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त है, तो इसका मतलब बुद्धि स्थिर हो गई ना। देखो, अभी देखो इस चीज को। जब आप ये सवाल उठा रहे हो कि वह जीना क्या है जो बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त है, और बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त जीने पे अभी तक बेहोशी थी। बुद्धि इधर सीज हुई और उधर इस प्रश्न ने बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त जीवन जिस पर बेहोशी थी, उस पर होश लाना शुरू कर दिया। पर मेरी मत मानो, अभी और यही देखो विक्रम। सवाल उठाओ कि क्या कोई ऐसा जीना है जो बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त है? बुद्धि आ रही है, बुद्धि आके हस्तक्षेप कर रही है, प्रश्न उसे खारिज कर दे रहा है। प्रश्न कुछ नहीं करना है, प्रश्न सोच विचार नहीं रहा है, प्रश्न आते हुए बुद्धि की प्रक्रिया को टर्मिनेट कर दे रहा है। वहां जो अब तक बेहोशी थी, अब तक जीवन सिर्फ बुद्धि की प्रक्रिया में चल रहा था और पीछे बेहोशी थी। अब बुद्धि की प्रक्रिया जैसे ही सीज हो रही है, बुद्धि के पीछे जो जीवन था, वह जहां बेहोशी थी, वो क्या होश में आना शुरू नहीं हो गया? एक साइलेंस। उसके बाद कुछ आता ही नहीं, मतलब वो जब हट जाता है उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है ना? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसा जीवन है जो बुद्धि की प्रक्रिया से मुक्त है। तो ये साइलेंस मतलब हाँ कैसे हो गया? साइलेंस क्या? जैसे बुद्धि आती है, ठीक है, अब बुद्धि आई वो चली गई, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन तो चलेगा। लेकिन उसके बाद एक समय एक मतलब एक टाइम रहता है जब बुद्धि नहीं रहती है, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता, वो साइलेंस रह जाता है वहां पर। हाँ, हाँ, तो ये इससे साइलेंस मतलब हाँ कैसे हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब हाँ मतलब ये अभी आपने बोला ना, अ, मतलब है, आपने बोला ना कि इसका मतलब है, हाँ, और ये था है। तो ये कैसे निर्धारित हो कि अभी जो ये साइलेंस है इसका मतलब हाँ कैसे हो गया? कि साइलेंस की असल सत्ता हाँ है ना? हाँ बुद्धि की प्रक्रिया सीज्ड है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वहां जो भी कुछ है वो
आप सिर्फ नरेट करके बता सकते हो कि वहां साइलेंस है, नरेशन के बाद वो नरेशन में चलने वाली बुद्धि भी खत्म। क्या वहां साइलेंस का जीवन बह नहीं रहा है? ये भी एक नरेशन है, नरेशन करके खत्म बात। अच्छा, ये जो साइलेंस है इसका भी अवलोकन ये बुद्धि से ही हुआ है? बुद्धि से कैसे हो सकता है साइलेंस का अवलोकन? बुद्धि सिर्फ नरेट की है उस साइलेंस हाँ को। वही नैरेट, हाँ हाँ। बुद्धि तो वहां से चली गई है। जो आप पहली बात एक ये कह रहे हैं कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, ये बुद्धि थोड़ी देर के लिए वहां पर हमला करती है पुराने संस्कार के अनुसार, आदत के अनुसार। लेकिन बुद्धि जब देख लेती है कि यहाँ मेरी तो कोई गति ही नहीं, वो चुप हो जाती है, वो वापस गिर जाती है। उसने एक दो बार प्रयास किया पुरानी आदत के हिसाब से, पर जब गति नहीं पाई तो वो चुप हो गई। और वहां पर साइलेंस का जीवन ऐसा प्रकाशित होने लगा जो बुद्धि की संरचना से मुक्त है। पर यह साइलेंस कहना भी बुद्धि का ही ढंग है। हाँ एग्जैक्टली, यही चीज मैं पूछ रहा था कि ये जो साइलेंस को नरेट किया जा रहा है ये भी तो फिर बुद्धि ही कर रहा है। बुद्धि कह रही, पर आप नरेट मत करो। तो फिर इसको बोला किया जाए? क्यों बोलना? हाँ क्यों? मुझे अगर तुम्हें बताना नहीं है तो क्यों बोलना? तो बुद्धि की संरचना से मुक्त जीवन की थोड़ी सी झलक आई। जी, अब मैं इसके साथ और रहूंगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ रहो, फिर शाम को जो भी अवलोकन आता है उसको साझा करना। दिलीप भाई। प्रणाम भैया। हाँ भावना, बोलो। प्रणाम। जैसे ही बुद्धि का पैटर्न चलता है तो ये सवाल उठता है वहां पे कि वह जीवन क्या है जो ये बुद्धि की पैटर्न से मुक्त है। तो वहां पे कोई पैटर्न नहीं होता उस टाइम पे, एक जागरूकता होती है। तो आपसे एक बात पूछनी थी कि जैसे अभी आपने इन भैया को बताया कि ये जो सुनना घटित होता है तो हमारे पास में कोई उसका अर्थ नहीं होता, लेकिन जब हम क्या संवाद करते हैं तभी भी हम बिना बुद्धि के उपयोग किए कर सकते हैं जागरूकता के साथ में। तो मतलब संवाद कैसे करेगा इंसान? वहां पे तो बुद्धि यूज होती ही है ना भैया। मुझसे क्यों संवाद करना तुमको? अगर कोई हमें पूछेगा तो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा किसी भी बात का। तो न, मैं कह रहा हूं कि जब अन्वेषण, अरे कोई पूछेगा, रास्ता पूछेगा तो बताओगे बुद्धि का उपयोग करके। पर जहां जिंदगी बह रही है वहां पर क्यों आप किसी से संवाद करने जा रहे हैं? नहीं, तो वहां पे क्या करना है? और क्या स्पष्ट रूप से बिना किसी को बताना ही नहीं है, जीवन को बहने देना है, जीवन बहे, हमें बताना ही नहीं है किसी को। ठीक। क्या ये बात पहले अच्छी तरीके से हमारे अंदर जगह ले सकती है कि ऐसा जीवन है जो बुद्धि के बिना है? पहले ये अच्छी तरीके से जड़ जमा ले, इसको जगह मिल जाए, उसके बाद फिर जरूरत होगी किसी को बताने की तो बताएंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। बुद्धि आएगी तो बताएंगे पहले, लेकिन हमारे अंदर तो जड़ जम जाए। हाँ भैया, ये जो अब अभी कल से जैसे ये कार्यशाला स्टार्ट हुई, इससे पहले बुद्धि का पैटर्न बहुत ज्यादा चल रहा था। और ये जैसे ही मतलब अभी शुरू हुआ तो वैसे ही मतलब बुद्धि का पैटर्न तो चलता है, पर सवाल उठता है, फिर एक शांति सी आती है और होश रहता है, ये चल रहा है। इतना भी मुझे मत बताओ, और इतना भी नरेशन, इतना इतना वर्णन करने के लिए भी उस जगह पर मत जाओ। उस जगह को जहां पर बुद्धि काम नहीं करती है, जो बुद्धि और मन से मुक्त है, मनुष्य की बुद्धि से मुक्त जो जीवन है, वहां जाकर के अपवित्र मत करो। वहां अपनी उपस्थिति ले जाकर के अपवित्र मत करो। ठीक भैया। ठीक बा? ठीक बा। दिलीप भाई।
नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ एकदम शांति है, गेट बंद है तो कहीं आवाज आ नहीं रही है। हल्का सा पीछे खिड़की के पीछे कबूतर बैठा है तो उसकी आवाज धीरे धीरे से वो बोल रहा है। सर रात को इस प्रश्न के साथ रहना हुआ। सुबह भी जब अभी विक्रम भाई से संवाद चल रहा था और तो भरपूर साथ साथ में काम चल रहा था। सर स्पष्ट है ये चीज कि जो प्रश्न होता है तो प्रश्न के प्रश्न के उठने से रिजल्ट से क्या निकल कर आता है। हालांकि जैसे ये चीज को वर्णन किया जाए तो वो वर्णन बुद्धि से है, पर संवाद के लिए उसे हम बोलते हैं और वो चीज बस संवाद तक ही रहे, उसको स्थापित कर लेना फिर वापस बुद्धि का रोल वहां आ जाता है। सर जब ये प्रश्न उठता है वह जीना क्या है जो बुद्धि की संचालना से मुक्त है, तो वहां बुद्धि का गिरना तो होता है सर। वहां जैसे जिस जिस स्थिति में मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ और ये प्रश्न मेरे सामने आता है तो वहां सर उपस्थिति का पता चलता है कि हाँ यहाँ उपस्थिति है। और इन जनरल जब प्रश्न के साथ नहीं होते या फिर कहूँ तो बेहोशी छाई हुई होती है, तो जैसे कल की बात में भी एक बात निकल कर आई थी सर कि पूरा दिन हो जाता है, हमारी आंखें खुली है पर हमें दिखता नहीं। तो वो दिखता वही है जो हमारे मन में चलता है। आंखें खुली है, दिखना हो रहा है, पर दर्शन नहीं है वहां। तो जब प्रश्न के साथ होता है ना सर, तब ऐसा होता है कि जो चीज वहां है उसके प्रति उपस्थिति एक अपने आप होती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, वहां कोई बुद्धि का रोल नहीं है। अब जैसे मैं ही मेरे सामने स्विच बोर्ड है तो इसमें मेरी बुद्धि का कोई रोल नहीं है, पर अगर प्रमाद है तो स्विच बोर्ड है मेरे सामने पर अंदर कुछ न कुछ 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 चलता रह रहा है। तो प्रश्न से सर यही होता है, जहां मैं हूँ वहां पूरी सेंसेस के साथ वहां पर होना पाया जाता है। तो यही चीज निकल कर आई सर। अभी जो संवाद में विक्रम भाई से संवाद में चीजें और मंच के सामने आई। हाँ, ऐसा कुछ हम लोगों ने अमित से और विक्रम से संवाद में दो बातें एक साथ समझ में आई हैं। एक कि जो चीज असल है उसके एक तो यांत्रिक रूप से चल रही, प्रमाद में चल रही, प्रमाद में बेहोशी में उठे बैठे दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, यह भी सब यांत्रिक रूप से चलता है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। और दूसरी चीज, जब सच में ही सच का संबंध, सच का जीवन घटना शुरू होता है, जैसे खून बह रहा है, सूरज की रोशनी मेरे जीवन को पोषण दे रही है, इस इस क्रिया में मेरी कोई भूमिका नहीं। तो असल संबंध जब होगा मेरी भूमिका से मुक्त होगा। सच्चा, अभी तो हमें संबंधों में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, लेकिन असल संबंध होगा तो मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, संबंध अपने आप प्रस्फुटित होगा, खिलेगा। अभी तो हमें कर्तव्य सिखाने पड़ते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, पर अगर असल में सच में संबंधित हम हैं तो सेवा जैसी चीज घटेगी, जिम्मेदारी जैसी चीज घटेगी, बिना हमारे किए घटेगी। यही तो धर्म और नीति में फर्क होता है। नीति सिखाती है कि ऐसा करो, वो जागना नहीं सिखाती। धर्म सिर्फ जागना सिखाता है, अपने आप जो नीति सिखाती है वो अपने आप होता चला जाता है।
कोई होशपूर्ण अगर जागरण है, एक अगर आपके अंदर से मतलब है कि वह जीवन बह रहा है जो नैसर्गिक है, तो किसी को चोट लगी है, आप उठाओगे उसे। ये आपका धर्म, ये आप नीति थोड़ी कह रही है कि रास्ते में कोई व्यक्ति चोटिल हो गया है तो उसको उठाना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, कानून है ये। क्योंकि वह जीवन और यह जीवन अनुस्यूत है, एक ही प्रवाह जो है उस जीवन में भी है, इस जीवन में भी है। जितनी सामर्थ्य होगी शरीर की, उतना आपसे सहयोग हो जाएगा उसका। करुणा आप किसी पे करोगे थोड़ी, करुणा बहेगी। करुणा जीवन का प्रवाह है, वो ढंग है, वो बिना आपके किए घटेगा। जी सर, और ये तो है सर। अभी जीवन पूरा नीति से ही चल रहा है। हमें बचपन से यही सिखाया गया, और खुद ने भी, अगर खुद की जिम्मेदारी लूं तो खुद ने भी यही सीखा है। क्यों? क्योंकि जो पहले से प्रोग्रामिंग है वो नीति की ही है। ये अंधों की तो व्यवस्था, अब जिससे जी सर, ये अंधों की व्यवस्था है चीजों जी को सर, थोड़ा सा चलाए रखने के लिए। आंख वाले व्यक्ति की ये व्यवस्था नहीं। आंख वाला व्यक्ति सोच करके थोड़ी चलता है कि टटोलना है, उठता है, चल देता है, जिधर घूमता है उधर दिखता है। और जी दिक्कत सर, के साथ एक बात प्रकाश में आई कि बेहोशी का पता चलना होश है। जहां जहां बेहोशी है वहां वहां बेहोशी है, इसका पता चलते जाना, होश का घटते चले जाना है। कृष्णमूर्ति जी यही बात कह रहे हैं कि आप होश साध नहीं सकते हो, आपको इस बात का पता चलना कि बेहोशी है, ये होश है। दैट्स इट। जी सर। ये चीज तथ्य के रूप में स्थापित है कि बेहोशी का पता चलना, वहां अब उसको नाम दिया जाना जरूरी नहीं, पर वहां उपस्थिति है, वहां होश है। ये चीज स्थापित है सर। ये चीज प्रयोग में कई बार आ चुकी है। जी सर, धन्यवाद। गौरी जी प्रणाम। है चुप रहा, बकवास मत कर। मुझे कह रही हो? नहीं बहन को बोल रहा है बगल में, आपको कैसे बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकती हो? बोल दीजिएगा। नहीं नहीं, आप बोलते हैं वो जरूरी है ना हमारा सुनना, फिर आपको कैसे बोल सकते हैं? जब आप व्यर्थ बोलते तब बोलते। हाँ ठीक। भूल गए अब हम। हाँ अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब हमारे पीछे कोई चीज रखी है, हमको पहले से पता है, ठीक है, और हमसे कोई पूछता है, ठीक है, तो हम बिना देखे ना उसको बोल देते हैं, तो ये बुद्धि हुआ? ये तो अवलोकन हुआ नहीं। नहीं। अच्छा, और भी कल था तो कुछ, हाँ प्रश्न उठाया था हमने, ठीक है, तो जो पहले है वो सब जो दिन में हुआ था, ठीक है, सारे विचार चल चल के आ रहे थे, वही था। फिर सुबह उठाए हैं तो थोड़ा रुके हैं, ऐसा हमको लगा कि जैसे कल उठाए थे ना, तो वो प्रश्न भी बेहोशी में ही उठा था, इसलिए हमको बहुत सारे जवाब वहां पे आ रहे थे। अभी सुबह थोड़ा देर आराम से बैठे हैं, उसके बाद उठाए हैं प्रश्न, ठीक है, तो एकदम सब शांत शांत लगा, कोई जवाब नहीं आ रहा था। जवाब नहीं आ रहा है तो ही पास हो, और अगर जवाब हाँ, आता है तो फेल हो जाओगे। ये दूसरे तरह का परीक्षा है। और कहीं हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे भीतर है मन, वही मतलब चुप हो जाता हो, वो ना भेजता हो, वो समझता हो कि नहीं थोड़ा देर इसको नहीं भेजते, ऐसा तो नहीं हो रहा? कभी कभी ऐसा हमको लगता रहता है। अगर तुम इस बात के प्रति जागरूक हो तो फिर ऐसा हो भी रहा होगा तो टूट जाएगा। अच्छा। इस बात के प्रति तुम्हारे अंदर समझ है, जागरण है, तो ऐसा हो रहा होगा तो गल गया, तो वो तुम सावधान हो। कौआ के बच्चे की सुनी है कहानी ना, कि कौआ था, वो अपने बच्चे को सिखा रहा था कि बेटा आदमी से बहुत सावधान रहना, आदमी जब ढेला उठाने के लिए नीचे झुके तभी उड़ जाना,
तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पापा अगर मान लीजिए वो जेबे में ढेला लेकर के आया हो तब? कहा बेटा तब तुमको सिखाने की हमको जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको यह बात पकड़ में आ रही है कि कहीं हमारे अंदर से ही कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कह रही है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तो फिर तुम सही जगह पे हो। जागरण तुम्हारा काम कर रहा है, सवाल काम कर रहा है। तो जितने भी उत्तर आएंगे ये सवाल उत्तर उनके प्रति जागरण बना हुआ है। जो भी चीज बुद्धि से आ रही है उसके प्रति जागरण बना हुआ है। ठीक बात? ठीक बा। वहाँ ठंडी है क्या? हाँ यहाँ ठंडी है, पर धूप भी हो गया है। बाप रे, हमारे यहाँ बहुत ठंडी है। ठीक। ठीक। ज्योति जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। थैंकफुली मुझे नजर आ गया कि सब कुछ मन के ही अंडर चल रहा है। जैसे पहले रोती रहती थी तो मुझे लग रहा था मैं अस्वस्थ हूँ, फिर सब कुछ अच्छा लगने लग गया तो मुझे लगा मैं स्वस्थ हो गई हूँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे कल दिखा दिया कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के ही पार जाना है। तो इसी के साथ सोई थी और इसी के साथ उठी हूँ और दिन में भी करूंगी यही कि जब भी ध्यान आ जाएगा कि वही मतलब दोनों के ही उस पे काम करूंगी मैं। धन्यवाद ज्योति जी। थैंक यू। कल्पना जी। प्रमिला। हाँ जी। राम राम जी। राम राम। मैं ये बोल रही थी कि जैसे मच्छर काट लिया हाथ पर और दूसरा हाथ गया अपने आप काटने के कारण जो इचिंग होती है उसको नाखून से, तो वो तो कुछ अपने आप ही होता है ना। मतलब मुझे बार बार वही दिख रहा है कि ऐसा बहुत कुछ हो रहा, तो लग रहा है ये मैं तो कर नहीं रही हूँ। इसमें क्या बुद्धि का है? जैसे ठंड लगी पैर में तो कोई प्रक्रिया नहीं थी कि उसको सोचना है, अपने आप उसको ढक लिया। फिर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है तो लग रहा है कि ये वो मेरे द्वारा तो नहीं किया गया है ना। अब शरीर के ऊपर कुछ घटा और उसको ढकना है या उसको क्या करना है, दूसरा हाथ जाएगा अपने आप उसको संभाल लेगा। तो क्या इसमें भी बुद्धि का प्रयोग है? हाँ, बुद्धि का प्रयोग है और ये अपनी शरीर की व्यवस्था है। जो कहीं लगती है चोट या कहीं ठंड लग रही है तो उसको कवर कर देता है या वहां पे सहला देता है, या मच्छर काटा तो उड़ा देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं की संरचना का हिस्सा है। जी। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी आपकी बात से मुझे याद आती है कि एक बार वो बैठे हुए थे, अभी शायद ये तब की बात होगी जब वो अभी वनगमन नहीं हुआ था। उनके ऊपर एक मक्खी बैठी, माथे पे एक मक्खी बैठी और उन्होंने उसको ऐसे ही उड़ा दिया। बैठी, उड़ा दिया। और किसी से बात कर रहे थे, बात को बीच में रोक दिया और फिर इसके बाद हाथ ले गए और उसको ऐसे उड़ाया। तो शायद आनंद रहे होंगे। आनंद ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बार तो मैंने देखा कि मक्खी बैठी थी वहां पर, आपने उसको उड़ा दिया, पर दोबारा तो कोई मक्खी बैठी नहीं है। उन्होंने कहा आनंद, दूसरी बार मैं इस तरह से हाथ ले जा करके अभिनय कर रहा हूं कि जैसा मुझे पहली बार करना चाहिए था। मैं होश में भी तो मक्खी को उड़ा सकता था।
और मेरा माथा है, मेरा हाथ है, और यदि यहां होश नहीं है, तब तो फिर मैं कभी किसी के अंदर चाकू निकाल करके किसी के पेट में भी मार सकता हूं। हाथ अगर यंत्रवत उठ सकता है तो हाथ चाकू किसी के पेट में यंत्रवत घुपा सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक्सीडेंटल मर्डर्स होते हैं उसमें व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसने कब मार दिया। ये प्रमाद के लक्षण है। तो हम सवाल उठा रहे हैं कि हमारे अंदर यदि हमारी सारी ऊर्जा प्रमाद में नहीं बह रही है तो वो अप्रमाद में बहेगी। फिर अप्रमाद में जो कृत्य होगा वो नैसर्गिक जीवन का होगा। जी, जब हम संवाद कर रहे हैं, भावना जी ने अभी बोला था ये बात कि आपका बोलना और मेरा सुनना, या मेरा बोलना आपका सुनना, जो भी सवाल हो रहे हैं उसके जवाब हो रहे हैं, तो वह भी तो यहाँ से मैंने कहा और आपने जवाब दिया, तो उसमें भी जब जरूरत पड़ी तब बुद्धि का उपयोग हुआ और वो हट गई। पर हट गई क्या? हाँ, तो बहुत ज्यादा तो इसमें भी बुद्धि का वो नहीं है ना, क्योंकि सोच समझ, मतलब बहुत ज्यादा उसको वो करके नहीं कहा जा रहा है ना। तुरंत सवाल आया, तुरंत जवाब आ गया, तो क्या इसमें भी बुद्धि का उपयोग है तो, लेकिन बहुत कम है ना। केवल जहां जरूरत पड़ी वहां उपयोग किया और हट गई। बस उतना नैरेट हुआ। विक्रम से भी यही बात हो रही थी कि नैरेट हुआ, बुद्धि खत्म, बुद्धि की जरूरत नहीं है। उन्होंने यही कहा ना कि साइलेंस आया, यह बात भी तो बुद्धि ने कही, बिल्कुल सही बात। उस घटना को साइलेंस शब्द देना ये बुद्धि का ही बात है, बुद्धि का ही काम है ये, कि जो चीज वहां घट रही थी उसको मौन शब्द देना ये बुद्धि का ही काम है। पर मुझे नहीं कहना है किसी से, मैं क्यों उस घटना को नामकरण में लाऊंगा कि मौन है वो? बिना नाम के वो घटना क्या है? तो क्या बिना नाम के, बिना शब्द के, यानी ये मन की जो संरचना है, इससे मुक्त जीवन नहीं हो सकता? वही सवाल हम उठा रहे हैं कि पहले वह जीवन अच्छी तरीके से हमारे अंदर मज जाए जिसमें नामकरण जैसी चीज ही नहीं है। उसके बाद अगर उसको जरूरत होगी तो वो नामकरण कर लेगा, अपना बुद्धि का उपयोग कर लेगा। ये तो मजबूरी है कि हमें शब्दों में संवाद करना पड़ता है। कितना सुंदर होता कि बिना शब्दों के हम यहाँ पर उपस्थित रहते और चीजें समझ में आती। ये तो हमारी एक तरीके से बाध्यता है कि ऐसा करना पड़ रहा है, अन्यथा शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन के लिए। अगर वह असंभव प्रश्न उठाने के बाद जो चीज वहां पर जगह लेती है, उस चीज को मैं नाम न दूं तो क्या वो जगह नहीं लेगी? क्या मैं जब साइलेंस कहूंगा तब वो जगह लेगी? नहीं, वो जगह लेती है तब मैं साइलेंस कहता हूं। जब कान पर आवाज पड़ती है तब भाषा निर्मित होती है। भाषा अपने से कैसे निर्मित हो जाएगी? तो पहली घटना तो ऑर्गेनिक है ना, असल है ना, जो कानों पर ध्वनि पड़ रही है। तो असल जीवन है वहां पर जो मन से मुक्त है। पर हम लोग इतने ज्यादा आदती हो गए हैं कि हमने बस उस जीवन को शब्दों में और मन में ही समझ रखा है कि वही जीवन है। असल जीवन तो, अब कोई कहे कि आवाज जैसी तो कोई चीज नहीं होती है, तो हम कहेंगे तुम बेवकूफ हो, क्योंकि आवाज के बिना तुम भाषा कैसे ले आओगे? अगर कान में आवाज ही नहीं पड़ रही है तो भाषा कैसे लाओगे तुम? तो उसी तरीके से असल जीवन है तभी वहां पर मन जैसी स्थिति काम कर रही है, मनुष्य बुद्धि काम कर रही है। अगर असल जीवन नहीं होता तो मनुष्य बुद्धि भी नहीं होती। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? जी, जब असंभव प्रश्न घटता है तब जो भी होता है उसको, उसमें कोई शब्द नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उसको बताना होता है तो जब शब्द को, तो फिर तो वो उस समय वो बोझ लगता है कि इसको बताना। हाँ, वो ठीक है। एकदम बोझ सा लगता है कि उसको
अगर शब्द दिए भी जाएंगे तो वो वैसा नहीं आ पाएगा जैसा वो घट रहा है। तो खूब मंगल कामना प्रमिला कि तुम्हारे जीवन से सारे शब्द जाने शुरू हो जाए, जीवन घटे, जीवन को अवसर मिले, वह जीवन जो मन के पार है उसको अवसर मिले। ये इसमें धीरे धीरे तुम कमजोर होती चली जाओ। अच्छा ही है। थैंक यू। धन्यवाद। संजना। नमस्ते सर। नमस्ते संजना। सर मेरा प्रश्न, आपने कल बताया था एक प्रयोग करने के लिए, तो उसमें आपने कहा था कि अगर कोई गहरी आदत है तो उसको देखकर उस पे प्रश्न करके उसे एकाएक ड्रॉप कर देना है। हाँ। तो जैसे आपने एक उदाहरण दिया था सिगरेट पीने का, तो उसमें बुद्धि आती है और कहती है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, तो मैं इसको अभी ड्रॉप कर देती हूँ। तो ये निर्धारण तो बुद्धि के द्वारा हो रहा है। तो मैं वही पूछ रही थी कि जो हम अपने लिए तय करते हैं कि, या बुद्धि तय करती है कि ये मेरे लिए सही है, नुकसानदेह है या फायदेमंद है, तो क्या ये बुद्धि ही तय करेगी या ये चीजें जागरण में भी पता चलती हैं? जागरण में जड़ से चीजें पता चल जाती हैं, बुद्धि में मैं को चीजें पता चलती हैं। बुद्धि में बुद्धि ये तय करती है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। कितना वो अप्लायंस कर पाती है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिगरेट पीने वालों को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि सिगरेट के डिब्बे पर कैंसर के रोगी की तस्वीर छपी है, उसका घाव छपा हुआ है, लेकिन फिर भी उसी से घाव को देखते हुए सिगरेट मुंह में डाली जा रही है। तो बुद्धि कितना काम कर रही है कह नहीं सकते। हो सकता है बुद्धि एक बफर का भी काम कर रही हो, सिगरेट पीने के लिए वो अपने को सुझाव दे रही हो कि हाँ मैं जानता हूं ये नुकसानदेह है, छोड़ दूंगा इसको कभी, पर असल जीवन में सिगरेट का पीना घटित हो रहा है। तो ये बफर का भी काम कर सकती है, धोखा भी दे सकती होती है। तो बुद्धि कितना मेरे लिए अनुकूल है, उसमें कितना सहयोगी है, यह आप देख लीजिए, संशय इसमें मुझे है। लेकिन जागरण वो तो जड़ से काम करता है। वो मैं को और जिसको आदत है, वह आदत जिसे है वह मैं और वह आदत, इन दोनों को ही मिटा सकता है। वो असल जीवन पर मैं और उसकी आदत दोनों को पोंछ सकता है। यानी मैं यह सवाल उठाऊंगा कि वह जीना क्या है जो सिगरेट पीने की इस आदत से ही नहीं, आदत मात्र से मुक्त। तो जब हम, ये तो उदाहरण एक था सिगरेट पीने के संदर्भ में या मोबाइल की स्वाइपिंग के संदर्भ में, गैजेट के सामने हमेशा जो हम रह रहे हैं उसके संदर्भ में था कि जैसे ही यह बोध आया कि यह जीवन यांत्रिकता में घूम रहा है, आदत में घूम रहा है, वह यांत्रिकता वह आदत चाहे गैजेट के सामने रहने की हो चाहे सिगरेट की आदत के संदर्भ में, जीवन जो है वो कुछ न कुछ हमेशा व्यस्तता में घूम रहा है। और तत्क्षण यह सवाल उठाया गया वह जीवन क्या है जो व्यस्तता मात्र से मुक्त है, जो आदत मात्र से मुक्त। आदत मात्र से मुक्त का मतलब इमीडिएटली आदत का अंत, उस क्षण में वह तत्क्षण सिगरेट अगर यहां पर है और वो आदत का हिस्सा है, छूट गई। गैजेट पे आधे स्क्रीन तक अंगूठा पहुंचा है, यह पता चला कि यह यांत्रिकता का जीवन चल रहा है, गैजेट से हाथ हट गया। वहां पर आदत से मुक्त जीवन तत्क्षण जगह लिया, चला गया, वो जीवन चला गया। उसकी कोई कंटिन्यूटी की मांग नहीं है कि अब मुझे हमेशा ये रखना होगा, ये फिर आदत वाली चीज काम करे कि अब मैं हमेशा मैं गैजेट से मुक्त रहूंगा, ये आदत की भाषा है। या ग्लानी कि मैं पहले तो इसको छोड़ चुका था फिर इसको ले रहा हूं, यह भी एक ग्लानी की भाषा जो है, ये उसी क्रम में है, मन के ही क्रम में, आदत के ही क्रम में। वह जीवन क्या है जो आदत मात्र से मुक्त है। इमीडिएटली जो भी आदत का ढंग है ड्रॉप, मन के द्वारा जो संचालित ढंग है ड्रॉप,
यांत्रिकता के द्वारा जो संचालित ढंग है वो ड्रॉप। सिगरेट आदत और यांत्रिकता का हिस्सा है, गिर गया, बात खत्म। फिर जी। हाँ बोलो। तो सर क्या ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि ये आदत अच्छी है या बुरी है? अगर आदत मात्र है तो बस उसको ड्रॉप करना है। बिल्कुल, चाहे तुम राम राम जपो वो आदत है, और चाहे तुम सिगरेट पियो वो आदत है। जीवन आदत में क्यों है? आदत में जीवन का जाने का मतलब है यांत्रिकता में जाना, बनावटीपन में जाना। कोई भी आदत हो, तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि बुरी आदत छोड़िए, अच्छी आदत डालिए। मेरी आदत है कि मैं देखते ही किसी को प्रणाम करता हूं। मेरे भाई, आदत से जो प्रणाम आता है, आदत से जो सम्मान आता है, वह सम्मान मुर्दा होता है, निर्जीव होता है। वह एक अंधे व्यक्ति की व्यवस्था है कि आपको सम्मान, मतलब दूसरे बड़े का सम्मान करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये सब आदत है, ये सब यांत्रिकता के हिस्से हैं। विनम्रता अंदर से प्रस्फुटित होकर के आ सकती है यदि जागरण हो। जागरण होगा तो दंभ कैसे होगा? अगर होश है तो आप कैसे किसी के सामने सेखी बघारेंगे? जरूरत ही नहीं है। सेखी वह बघारता है जो अंदर से छोटा व्यक्ति होता है, जो अपने को कुछ समझता है, वही विनम्र होने का दावा करता है। और जो अपने अंदर भरा पूरा है, जिसने कभी सेखी बघारने जैसी बेवकूफी वाली चीजें नहीं की हैं, वो विनम्र क्यों होगा? उसके जीवन में विनम्रता जैसी चीज बहेगी। वो सिर ही नहीं उठाया है तो झुकेगा क्यों? समझे ना? ये धर्म है। आदत कोई भी हो, सब यांत्रिक है और निर्जीव। वह जीवन जो मन से मुक्त है, वह जीवन वास्तविक जीवन है। जिस जीवन में ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, वहां से कोई मुस्कुरा भी दे तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया, कोई एक नजर देख भी ले तो बड़ा सम्मान हो गया। और आदतवश आप चाहे साष्टांग दंडवत हो जाए या दूसरा आपके साष्टांग दंडवत हो जाए, भीतर सांप की तरह अहंकार खड़ा रहता है। शरीर झुक जाता है, अहंकार खड़ा रहता है कि मेरे जैसा झुकने वाला कौन? स्तन की तरह पीछे खड़ा हो गया। मेरे जैसा विनम्र कौन? इससे ज्यादा अहंकार का वक्तव्य क्या हो सकता है? या मेरे सामने लोग झुकते हैं, दंडवत करते हैं, सांप की तरह खड़ा हो गया। झुके हुए लोगों को अरे कैसी बात आप कर रहे हैं, पर अंदर अंदर देखा मेरे सामने लोग झुकते हैं। यह मन की, अहंकार की सारी संरचनाएं हैं। आदत अच्छी हो या बुरी हो, आदत आदत है, आदत यांत्रिकता है। वह जीवन क्या है जो पूरी इस आदत की संरचना यानी बुद्धि और मन की, मनुष्य बुद्धि से मुक्त। सर एक घटना मुझे बतानी जो आज घटी, उससे मेरा प्रश्न है जी। कि आज मैं जब ये सत्संग स्टार्ट हुआ तो घर में क्या हुआ कि मैंने बोला था कि थोड़ा शोरगुल मत करना, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बहन ने डीजे बजा दिया और वो बहुत शोरगुल होने लगा। तो 15 मिनट तक मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फिर मैं छत पे आ गई। फिर मुझे उसके प्रति बहुत क्रोध उठा कि अब मुझे इसे प्रतिशोध लेना है। मतलब मेरी बुद्धि ने कहा कि वैसे नुकसान हो जाता तो ठीक है, लेकिन ये तो सत्संग का नुकसान हो गया कि मैं कुछ सुन रही हूँ जो जरूरी है, सत्संग है, उसमें इसने बाधा डाली। तो मैंने प्रश्न उठाया तो मुझे लगा कि ये भी तो बुद्धि की ही संरचना है, लेकिन बुद्धि ये कह रही है कि नहीं, ये तो सत्संग में बाधा डाली है, ये तो बड़ी बात है। और फिर मुझे भय है कि मैं, मतलब ये लगातार चल भी रहा है कि उसके प्रति मेरे मन में खटास आ गई है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया। तो ये जो नुकसान है और उसको लेकर फिर प्रतिशोध करना है, ये कैसे तय हो कि असल में मेरा नुकसान क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो
तथ्यगत है जो नुकसान है। तथ्यगत नुकसान से आप निपट सकते हैं। जहां पे डीजे बज रहा था वहां से आप हट करके ऊपर आ गए, वहां से हट गए। लेकिन वह जो उसके प्रति एक छवि बन गई कि उसने नुकसान किया, यह आपके अंदर मुझे सत्संग अटेंड करना चाहिए इस कारण से बन गई। दोनों में क्लैश हो रही, प्रतिशोध की भावना हो रही है। जी समस्या कुछ नहीं है, समस्या हमारा मैं बनाता है, क्योंकि वो समस्याओं में जीता है। जितनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, तुम देखते हो सबसे ज्यादा समस्याएं नेताओं को होती है, लेकिन चेहरा चमकता रहता है उनका कि कितनी सारी समस्याओं को वो डील करते हैं। उनके देखिए तो अहंकार जो है वो समस्याओं में जीता है। तो यह जब प्रतिशोध की भावना आ गई, इसका मतलब है कि मैं की संरचना वहां पर प्रबल हो गई, मन की संरचना प्रबल हो गई। पर यदि आप वहां पर नैसर्गिक जागरण को अवसर दिए होते, नैसर्गिक जागरण वहां पर काम करे, तो वहां पर जो समस्या है वो खत्म हो गई, आप दूसरी जगह चली आई। एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो भिक्षु एक जंगल से जा रहे थे, एक के रास्ते से जा रहे थे, एक ऊपर से छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा गिरा और जा करके सिर से टकरा गया एक भिक्षु के। उसने देखा कि कुछ टकराया, ऊपर देखा कि सूखी लकड़ी थी, संयोग था, टकरा गया। मुस्कुराए दोनों, आगे बढ़ गए। गांव में पहुंचे, गांव वाले उस तरह के सन्यासियों को नफरत करते थे। जैसे बौद्ध सन्यासी रहे होंगे तो हिंदू गांव में नफरत होती होगी, या बौद्ध गांव रहा होगा तो हिंदू सन्यासी। ऐसे ही तो हम लोग तथाकथित रूप से रहे हैं ना। तो वहां किसी ने एक लकड़ी फेंक करके मारी और वो जाकर के उसके सिर पर लगी। वह तो आग बबूला हो गया। वही आदमी जिसको पहले लकड़ी गिरी थी, वो आग बबूला हो गया, क्रोध से भर गया। दूसरा जो था वो गुरु था उसका, या थोड़ा सा पुराना आदमी था। उसने कहा जरा रुको, पहले लकड़ी गिरी थी, तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। अभी जब लकड़ी तुम्हारे सिर पर गिरी है, तुमने इतनी भीषण प्रतिक्रिया की, क्यों? घटना तो दोनों एक ही है, लकड़ी का गिरना सिर पे। उसने कहा कि इसने तो मारी है, लकड़ी वहां तो अपने से गिरी हुई थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस व्यक्ति ने भी हो सकता है कि जैसे जैसे वृक्ष का गुणधर्म है, अपने गुणधर्म से उसके ऊपर से लकड़ी गिर गई, इसके गुणधर्म से तुम्हारे ऊपर लकड़ी आ गई। अंतर क्या है? उसने कहा नहीं, ये तो इंसान है, ये तो व्यक्ति है, इसने जानबूझ के किया। तो उसने कहा कि इसने इसकी जो संरचना है उसके हिसाब से इसने जानबूझ करके लकड़ी तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, और उसकी जो संरचना थी उसने अपने हिसाब से लकड़ी छोड़ दी। तुम्हारे अंदर वह क्या है जो चोट खा रहा है? तुम्हारे अंदर वह इंसान बैठा हुआ है, वह मैं बैठा हुआ है जो चोट खा रहा है। अन्यथा दोनों ही स्थितियों में सिर्फ लकड़ी सिर पर गिरी थी। असल में कोई चीज यहां पर नहीं है। तुम हो, इस वजह से तुम्हें मैं दिखाई पड़ता हूं। मैं हूं, इस वजह से तुम दिखाई पड़ती हो। अन्यथा यहां पर सिर्फ एक जीवन है जो अलग अलग व्यक्तियों में नहीं टूटा हुआ है। अगर यह बात दर्शन में आ गई तो इसके बाद यह बात दिखाई पड़नी शुरू हो गई, तो इसके बाद तो जो सम्यक कर्म होगा वो घटेगा ना। हमारे बनावटी कर्म थोड़ी घटेंगे, हमारे आरोपित कंडीशनड कर्म थोड़ी घटित होंगे। वो प्रतिशोध लेने की भावना इसलिए है क्योंकि वहां पर संजना बैठी हुई है जो चिढ़ रही है उससे। अन्यथा बात बहुत साधारण थी, तुम ऊपर चली आई, बात खत्म हो गई। हाँ, बाद में तुम उसको समझा सकती हो, उसको प्यार से समझा सकती हो, उसकी मनोदशा को कि वो ऐसा क्यों शरारत कर रही है, उसको समझ करके वहां पे उस मनोदशा का परिवर्तन हो सकता है। तुम जागृत हो, तुम्हारे अंदर जागरण को जगह है, तो तुम दूसरे के अंदर जागरण की कीमिया को डाल भी सकती हो, उसके साथ साझा कर सकती हो।
लेकिन तुम अगर सोई हुई हो तो उसके साथ भी तुम सोए हुए का व्यवहार करोगी। क्या ऐसा है? जी। ठीक है, फिर इस पर हम लोग प्रश्न के साथ रहेंगे, फिर जो अवलोकन आएगा उस पर संवाद करेंगे। सिद्धार्थ। जैसे ये, जैसे एक मतलब कहाँ पर लाइन है इसकी कि ये नैसर्गिक है और ये कृत्रिम है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दोनों चीजें अस्तित्वमान है? नैसर्गिक, यांत्रिक। अगर ये दोनों ही चीजें अस्तित्वगत है तो उनके बीच में एक लाइन होगी। सड़क के इस पटरी के एक तरफ एक पटरी है, दूसरी तरफ दूसरी पटरी है, तो बीच में सड़क जो है एक लाइन बन गई। मेड़ के इस तरफ एक खेत है, इस तरफ दूसरा खेत है, तो मेड़ एक लाइन बन गई। पर क्या जागरण जब घटित होता है, यांत्रिकता जैसी कोई चीज बचती है? या जब एक होता है तो दूसरा नहीं होता? प्रभु, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि जैसे मान लो एक आदमी है, उसने मतलब घर बनाया अपना, ठीक है, उसने नए शहर में गया, वो उसने घर बनाया, उसने अपने घर में अब प्रोटेक्शन तो करेगा ही वो, तो उसने एक दरवाजा लगा लिया, ठीक। उसके बाद उसने सोचा कि मैं और प्रोटेक्शन कर देता हूँ, उसने इंश्योरेंस वगैरह भी करवा लिया अपना। तो इसका कहाँ पर ये है कि ब्रेक है, मतलब कितनी सुरक्षा चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चिंता ही ना करे, यहाँ पे लाइन कहाँ है? मैं एक आश्रम में रहता था, संयोग की बात है, तुम्हारी इस बात से संलग्न हो रही है इसलिए ये संदर्भ आ रहा है। कच्ची मिट्टी की दीवारें थी जो चिनाई हुई थी, उसमें ईंटों के बीच में सीमेंट या और कोई मसाला नहीं डाला गया था, मिट्टी केवल डाली गई थी, उसकी दीवारें थी। धनी व्यक्ति थे पर महाकंजूस थे। दो कमरों के बीच में छोटा सा एक बाथरूम बनाया था, और उस कमरे के व्यक्ति को जब यूज करना होता था तो घुस करके पहले इस कमरे वाले दरवाजे से जो लिंक करता था उसको बंद करता था, फिर यूज करता था। उस कमरे को व्यक्ति को जब यूज करना है तो इधर वाले दरवाजे को बंद करता था, तब यूज करता था। और कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी, दरवाजा बंद करना भूल गया और दूसरे कमरे वाले व्यक्ति ने खोल दिया। पर उन्होंने कंजूसी का भरपूर उपयोग किया था, और जो दरवाजे लगाए थे वो पहले तो लकड़ी के दरवाजे लगवाए थे, इसके बाद जैसे सुनार वगैरह दरवाजे लगाते हैं, इतने मोटे मोटे सलाख, छड़ नहीं सलाखों से उन्होंने दरवाजा बनाया और वो लगवाया। और अंदर क्या रखा था? कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, कुछ चीजें जो मतलब चोर भी नहीं ले जाना चाहे, लेकिन दरवाजे उन्होंने बड़ी मजबूती के लगवाए, मोटी मोटी सलाखें, और ताले वो बाहर से बंद करने वाले नहीं, जो इतनी बड़ी बड़ी चाबियां आती हैं वो अंदर घुस करके जो बंद करती हैं दरवाजे के, वो वाली चाबियां लगवाई। जैसे कुछ सुनार उनार अपने कई सारे ताले लगा करके दरवाजे बंद करते हैं बाजार में, वैसे दरवाजे लगवाए। और अभी मुझे पता चला है कि पूरा का पूरा आश्रम वो किसी ने अधिग्रहित कर लिया, पूरा आश्रम किसी ने अधिग्रहित कर लिया। उनकी सारी सुरक्षा, सारी होशियारी, सारा कम पैसा लगाना सब चला गया। तो वह क्या है जो पूरी की पूरी चीज को अधिग्रहित कर लेता है? अगर वह हमारी यांत्रिकता है जो पूरी की पूरी चीज को अधिग्रहित कर लेती है, तब तो फिर वह आप चाहे एक दरवाजा लगवाएं, चाहे इंश्योरेंस करवाएं, 100 इंश्योरेंस करवाएं, किस जीवन का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं?
यांत्रिक जीवन का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। मृत्यु आएगी, इस यांत्रिक जीवन को अधिग्रहित कर लेगी। पूरा आश्रम उनको खाली करके जाना पड़ा। वहां पर कुछ बालू खनन का ठेका हो गया और वो वहां पर जहां आश्रम वो अपना समझते थे, वहां पर ऐसे लोग आकर के बैठेंगे जो रुपए पैसे का, शराब का ऐसा काम करेंगे। जहां बालू खनन होता है वहां ऐसी चीजें बहुत सारी हो जाती। जीवन ऐसे ही चला जाता है। किस जीवन का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं? क्या वह जीवन स्पष्ट हुआ? यांत्रिक जीवन है वो या असल जीवन है? असल जीवन है पहले वह उघड़ जाए, असल जीवन है उसका पता चल जाए, इसके बाद जितनी जरूरत है उतना हम कर सके। और असल जीवन नहीं है तो आप चाहे एक इंश्योरेंस करवाएं, चाहे इंश्योरेंस के भी इंश्योरेंस करवाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, पर इसमें जो मन बुद्धि है वो टांग अड़ाते कि इतना तो करना जरूरी है, या फिर मन का एक हिस्सा कहता है कि नहीं ये भी करना जरूरी नहीं है, तू जागरण को मौका दे, उसमें अधिक लाभ है। हाँ बिल्कुल, लाभ की बात नहीं कहता। जो समझदार हिस्सा है, विवेक जिसे कहा जाता है, वो लाभ की बात नहीं करता। वो कहता है यह बात ही असंगत है, यांत्रिक रूप से जीना ये असंगत बात है। अब मैं जा रहा हूं सब्जी लाने के लिए, मैं अपनी रजाई क्यों सिर पर लेकर के जा रहा हूं? अपना बिस्तर सिर पर क्यों लेकर के जा रहा हूं? जब मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, सब्जी लेने जा रहा हूं, झोला लेकर जाना चाहिए। पर झोला लेने के बजाय मैं ऊपर सर पर अपना रजाई, गद्दा, तकिया, बाल्टी, मग्गा, साबुन ये सब लेकर के अगर सब्जी खरीदने जा रहा हूं, असंगत बात नहीं है ये। और ये हम आप कर रहे हैं। जहां पर जीवन घट रहा है वहां पर जीवन घटने की बजाय 100 तरीके की चीजें वहां काम कर रही, अनर्गल उल जलूल चीजें काम कर रही। तो पहले वहां जो उल जलूल चीजें काम कर रही हैं उससे मुक्ति हो, जागरण को जीवन में अवसर मिले, ऑर्गेनिक लिविंग जगह में आए, अस्तित्व में आए। उसके बाद फिर जरूरत अगर होगी तो आप अगर जागरण अगर जीवन में है, ये सब जिसकी आप व्यवस्था की बात करते हैं, ये सब मेरे भाई पशु पंछियों की पूरी हो जाती है, पेड़ की पूरी हो जाती है। वो हिलता डुलता भी नहीं, सूरज आकर के जहां पेड़ खड़ा रहता है वहीं पोषण दे देता है। जमीन जहां पर वो खड़ा है उसी जमीन से पोषण मिलना शुरू हो जाता है। पेड़ जैसी चीज को जो कि हिल डुल नहीं सकती है, पशु पंछी जो मूक हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा समझ विकसित नहीं हुई है, हम मनुष्यों को जरूरत नहीं पूरी हो जाएगी, हम मनुष्यों का जो आजीविका है वह पूरी नहीं हो जाएगी। पर मन चतुराई करता है कि नहीं, पहले इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता है जो एक अमर सिंह का और अनिल अंबानी का संवाद है यूट्यूब पे देखना। उसमें जो सबसे मजेदार बात है, अनिल अंबानी कहता है कि मेरी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, और उस समय वो भारत के सबसे बड़े धनी में से एक था। अब तो पता नहीं, शायद कुछ दिवाला वाला निकल गया है, पर वो उसका बड़ा भाई, वे दोनों भारत के 2 सबसे बड़े धनी में से थे, और वो कह रहा है कि मेरी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए ना। तो मुझे समझ में आया कि बुद्धि कैसे काम करती है। देश का अरबों लोगों में से सबसे बड़ा जो धनी व्यक्ति है वो कह रहा है कि रोजी रोटी चलनी चाहिए। रोजी रोटी कितने की डील हो रही है? कुछ ऐसे 25-50 करोड़ की। 50 करोड़ में रोजी रोटी चला रहे हो तुम। बुद्धि ऐसे ही काम करती है कि कुछ तो करना होगा ना। ठीक है, आप धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, पर कुछ तो करना होगा ना। रोजी रोटी कैसे चलेगी? मन चाल करता है। पहली बात, लोग ये ऐसा कहते हैं नहीं रोजी रोटी चलनी चाहिए, पर मैं यह नहीं मानता हूं। पहले जागरण पहले। अरे किसकी रोजी रोटी हम चलाने की बात कर रहे हैं? यांत्रिक जीवन की। असल जीवन पहले अस्तित्वमान हो, उसके बाद रोजी रोटी की फिक्र कर लेंगे। तो मेरी तो पहली ही बात है कि पहली चीज जागरण, ऑर्गेनिक लिविंग, असल जीवन।
वो जगह में आए, उसमें सब कुछ छूटता हो चला जाए, छूटता हो छूट जाए। मेरे जीवन से सब कुछ छूट गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन से सब कुछ छूट गया। अब मैं कहता हूं कि मैंने अगर थोड़ा सौदे की भी बात की जाए तो बहुत बढ़िया सौदा किया है। मिट्टी छोड़ करके रत्न कमाए हैं। तो वो जो तुम कह रहे हो कि जो एक हिस्सा कहता है ना कि नहीं पहले जागरण, वो सही कहता है। पहले जागरण, उसके बाद जो चीज होनी होगी होगी। जी प्रभु, धन्यवाद। कुछ और जोड़ना चाहोगे सिद्धार्थ? नहीं प्रभु, अभी तो कुछ ऐसा मन में आ नहीं रहा। ठीक है। उर्मिल जी। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम। अभी यांत्रिकता वर्ड यूज हुआ ना कई बार, तो मुझे एक चीज याद आई कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू देखे थे। तो अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग में मतलब कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो अगर वो कहते थे अगर हमारे पास करने को बहुत कुछ है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं या बहुत सारे मूवमेंट्स दिए गए हैं या प्रॉपर बता दिया गया है कि कहाँ से कहाँ चलना है, क्या मूव करना है, तो इजी होता है करना, उसको कोई भी कर लेता है। पर जहाँ डायलॉग नहीं है, मूवमेंट्स नहीं है, वहां फिर जो एक्चुअली नैसर्गिक मतलब एक्टर नहीं है, वही वो नहीं कर पाता है, वो फंस जाता है फिर वहां पे। इसलिए फिर वो जो मंझे हुए कलाकार होते हैं थिएटर वाले या इधर, इसलिए उनको सह कलाकार लिया जाता है, मतलब वो कर पाते हैं वो रोल, और इसलिए हम उनको कहते भी हैं कि वो अच्छे एक्टर हैं। ऐसे पता नहीं क्या रेलेवेंस है, बस मुझे याद आ गया ऐसे। और दूसरी जो चीज थी कि ये जो थी ना, अभी बोला किसी ने बदला लेने वाली, इस पे भी मुझे कुछ याद आया, जैसे कि मान लो जैसे अर्थक्वेक आ जाए और या बाढ़ आ जाती है और घर तबाह हो जाते हैं, तो हम इतना दोषारोपण नहीं करते या थोड़ा बहुत करते हैं सरकार पे, बट हम फटाफट गेट अप होते हैं और अपनी चीजें ठीक करने में लग जाते हैं। पर वही चीज अगर किसी व्यक्ति ने की है तो फिर हम माफ नहीं कर पाते उसको, बल्कि हम चीजें ठीक नहीं करते या हम लाश लेके बैठ जाते हैं हम कि हमें तो पहले बदला चाहिए, प्रतिशोध चाहिए पहले। या डाइवोर्स केस में भी मैंने ये चीज देखी है कि मान लो किसी के हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो जाए नेचुरली, तो पूरा मतलब सिंपैथी का वो चलता है, कितने दिनों तक शोक का वो चलता है, सब उसको सहानुभूति दे रहे होते हैं। पर अगर डाइवोर्स हो जाए तो कोई सहानुभूति नहीं देता, सब उनके ऊपर ही दोष लगा रहे होते हैं। और क्योंकि वहाँ आदमी मिलता है जिसको आप ब्लेम करो कि तुमने नहीं चलाई, तुम्हारी गलती है, ऐसे। और इवन मर्डर केस में भी जैसे मेरे बेटे से मेरा डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी ने किसी को मारा है या जो भी है, जो भी कोई क्रिमिनल एक्ट है, चोरी भी है, तो हम उसको चाहते कि जल्दी से जल्दी उसको सजा हो जाए। पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो लोग सजा पे नहीं जाते, पहले वो लोग उसको मतलब ऐसे ही देखते हैं कि ये बेहोशी में किया गया एक्ट है, तो वो उस व्यक्ति को ना उस जो अफेक्टेड फैमिली है उस पूरी फैमिली से डिस्कशन होता है उसका, और भी मतलब कई सारे लेयर्स हैं उसमें, बहुत सारी चीज होती है। तो ऐसा पाया गया है कि वहां पे एक्चुअली उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो चेंज हो जाता है पर्सन, और फिर आगे नहीं करता है, तो उसको फिर सजा की जरूरत नहीं है, वो लोग वाकई बदलते हैं। और सिर्फ सजा जहाँ दी जाती है वहाँ कुछ चेंज नहीं होता है सच, वो बस एक डर का फैक्टर है कि डर बैठाया जाता है कि करोगे तो ऐसा हो जाए, बट चेंज नहीं होता कुछ सच। तो ऐसा है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कुछ देशों में, और वो पता नहीं, बस ये दो रेलेवेंस याद आए मुझे। थैंक यू अनिल। कल्पना, आप अगर कुछ साझा करना चाहें।
आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ रहते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा और मज जाए, इसके बाद फिर और अन्य बिंदु पर संवाद करेंगे। क्या और बिंदु भी है जहां पर हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है? ध्यान हम लोग नहीं करते। हाँ, प्लीज। मैं केवल अपना अहोभाव व्यक्त करने के लिए मैं चाहूंगा। मेरे को सभी पार्टिसिपेंट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस कार्यशाला में भी। बहुत बहुत आभार सभी का अहोभाव। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी, आपका भी आभार। ध्यान सीधे हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब तक हम लोगों को ध्यान को एक कृत्य बताया गया था कि हम अब ध्यान करेंगे। हम कहते हैं ना, जाके हमने 1 घंटा ध्यान किया, नदी के किनारे बैठ करके ध्यान किया, मंदिर में जाकर के ध्यान किया, या हमारा जो पुरोहित हैं वो बताते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान कोई सकारात्मक कृत्य नहीं है जिसे आप करें। आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान जीवन में अवसर पाता है जब हमारी छत ऊर्जा का छत प्रवाह थमता है और वह अक्षत ऊर्जा अवसर पाती है। यानी हमने यह जो असंभव प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि की संचालना से मुक्त है। मनुष्य बुद्धि की संचालना जो है वो छत ऊर्जा का ढंग है, वो टूटा हुआ ढंग है। और जब हम यह सवाल उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा ढंग है जो इस मनुष्य बुद्धि की संचालना से मुक्त है, तो इसमें छत ऊर्जा का जो संचालन है वो सीज हो जा रहा है। इसके सीज होने में, इसके ब्लॉक होने में और अक्षत ऊर्जा के प्रवाह में, यानी अक्षत ऊर्जा के घटने में, यानी ध्यान के घटने में एक अपरोक्ष संगम है। करते हम छत ऊर्जा को समझ करके छत ऊर्जा को सीज करते हैं, सीज होने का अवसर देते हैं और अक्षत ऊर्जा पाई जाती है। यांत्रिकता को हम समझ करके यांत्रिकता की सीमा में सीमित करते हैं, नैसर्गिक जागरण वहां पाया जा रहा है। अपरोक्ष रूप से नैसर्गिक जागरण वहां पर जगह पा रहा है। तो आज थोड़ा और अच्छी तरीके से इसको हम माज लेते हैं। दिन में, रात्रि में ज्यादा हमको समय नहीं मिला जागते हुए, इसलिए आज दिन में इसको माज करके फिर शाम को इसमें जो अवलोकन आता है उस पर संवाद करेंगे। हाँ ज्योति। हाँ जी सर, वो बस जल्दी जल्दी में है ना, मैं कुछ भी पूछ नहीं पाती। मुझे ये पूछना था, जैसे कोई जल्दी अब नहीं। ये पूरी मीटिंग हुई है ना, मुझे एक भी शब्द कुछ भी मेरे अंदर नहीं जा रहा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा आप लोग कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो। तो मुझे ये पूछना है कि मैंने ये प्रोटेक्शन लेयर बना ली है कि मैं कुछ कहीं मेरा मन मर ना जाए ये सीख के। मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोटेक्शन लेयर है ये क्या, मतलब मुझे शब्द तो सुन रहे हैं पर मुझे कुछ भी मुझे ये नहीं पता मैं समझ पा रही हूँ मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये प्रोटेक्शन लेयर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना, मतलब मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कुछ भी। ये प्रोटेक्शन लेयर है और शुभ इसमें यह है कि तुम्हें इस बात का पता चलना शुरू हो गया ज्योति कि ये प्रोटेक्शन लेयर तुमने बना रखी है। तुम्हारे अपने अंदर कुछ निष्कर्ष हैं और वे निष्कर्ष की उन निष्कर्षों के आधार पर कुछ मन की संरचना, संचालित संरचना का आपने एक निष्कर्ष बना लिया कि चीजें ऐसी हैं। उसी के द्वारा जीवन अभी तक संचालित हो रहा है और यह चीजें उन सारे निष्कर्षों को बुरी तरीके से खंडित कर रही है। इसलिए आपने एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई हुई है। अब आपने जो बोला ये भी अब कुछ समझ नहीं आया है, मैं क्या करूं बताओ। मुझे शब्द तो सुन रहे पर मुझे उनके अर्थ अंदर नहीं जा रहे। मैंने क्या कहा जरा इसको दोहरा ही दो जरा। मैं यही कह रही हूँ आपने क्या कहा है कि मैंने कुछ निष्कर्ष बनाए।
तुमने ही बनाए हैं ना। निष्कर्ष जो बनाए हैं कि जीवन ऐसा है या वैसा है, ये निष्कर्ष आपने ही तो बनाए हैं। आपके निष्कर्षों से मुक्त जीवन क्या है, ये भी बात मेरे भीतर जा रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी बबल के अंदर हूँ और मुझे तो कुछ भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। चलो मैं दिन में बैठ के आंख बंद करके सोचूंगी। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। हम इस प्रश्न के साथ अवलोकन के लिए विदा लें कि वह जीवन क्या है, या क्या कोई ऐसा जीवन है जो बुद्धि की संचालना से सर्वथा मुक्त है? क्या कोई ऐसा जीवन है जो बुद्धि की सारी संरचना से मुक्त? हमने अनुशासन समझा है प्रश्न का कि बुद्धि की संचालना से मुक्त जीवन का अन्वेषण बुद्धि नहीं कर सकती और बुद्धि को उत्तर भी नहीं आ सकते। वहां पर अवलोकन जगह लेगा। अवलोकन में कुछ बात आती है तो फिर शाम के बैठक में हम लोग उसको नैरेट करेंगे। फिर से एक बार दोहरा दूं, क्या कोई ऐसा जीवन है जो बुद्धि की संचालना में खपत होती हुई ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है?